नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल्य क्या है, मूल्यों का निर्माण कैसे होता है, मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भागीदारी कैसी है तथा मूल्यों का उपयोग क्या है, क्यों हमें मूल्यों का निर्माण करना चाहिए अपने आगे आने वाली पीढ़ियों पर। तो एक व्यक्ति के तौर पर मूल्यों की क्या आवश्यकता है तथा एक लोक सेवक के तौर पर मूल्यों की क्या आवश्यकता है, किन किन मूल्यों का महत्व एक लोक सेवक के तौर पर अधिक है, उस सब की चर्चा हम आज की इस क्लास में, इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी, एक आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी एक कहानी रही होगी, राजा सोलोमन की न्याय की कहानी। उसमें आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि दो औरतें राजा सोलोमन के पास आती हैं और दोनों ये दावा करती हैं कि जो बच्चा है ये उसका बच्चा है। अब राजा के पास ये समस्या आती है कि कैसे न्याय करे कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि राजा सोलोमन न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो उसके दिमाग में फिर आइडिया आता है, वो आदेश क्या देता है अपने सिपाही को कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों को बांट दिया जाए। जब ये आदेश सुनती है तो जो उसकी असली माँ होती है वो बोलती है कि नहीं, बच्चे को मारो मत, इसके दो टुकड़े मत करो, अच्छे से तो बेहतर होगा कि बच्चा यही व्रत लिए जाए, लेकिन बच्चे को जिंदा रहने दो, मारो मत। तो इससे फिर राजा सोलोमन बोलता है कि ये जो महिला ये बोल रही है कि बच्चे को जिंदा रहने दो, मारो मत, ये उसकी वास्तविक माँ है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का मरना पसंद नहीं कर सकती। माँ के अंदर इतनी ममता, इतना त्याग, इस तरह के बलिदान की भावना होती है अपनी बच्चे की सुरक्षा के प्रति कि वो कभी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके बच्चे के दो टुकड़े किए जा सकें। तो ये कहानी क्या क्या मूल्यों को दिखाती है, आप देखेंगे क्या प्रदर्शित करती है। ये कहानी कुछ कुछ मूल्यों को दर्शाती है, जैसे कि न्याय का मूल्य राजा सोलोमन का, और उस औरत का जो माँ है बच्चे की, उसके अंदर कैसे त्याग, ममता, बलिदान की भावना, ये जैसे मूल्य विद्यमान है, उन सब मूल्यों को ये कहानी प्रदर्शित करती है। तो ये कहानी हमें इसीलिए सुनाई जाती हैं, इसीलिए बताई जाती हैं ताकि हमारे अंदर इस तरह के मूल्य विकसित हो सकें। या आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा श्रवण कुमार की कहानियों के बारे में। श्रवण कुमार ने कैसे अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने के लिए, तीर्थों का दर्शन कराने के लिए उसको कांवर पर उनको बैठाया और सब जगह वो यात्रा करता हुआ उनको तीर्थाटन करवा रहा था। फिर उसके बाद कहानी आती है किस तरह से राजा दशरथ का बाण लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहानी किस तरह के मूल्यों की शिक्षा देती है कि माता पिता के प्रति सम्मान की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना, त्याग की भावना को, ये जो इस तरह के ये सब मूल्य हैं, इन सब मूल्यों को दिखाती है कहानी। इसीलिए ये सब कहानियाँ, चाहे श्रवण कुमार की कहानी हो, चाहे राजा सोलोमन की कहानियाँ हो, ये बचपन में हम लोगों को सुनाई जाती हैं, हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, हम लोगों को बताई जाती हैं, ताकि इस तरह के मूल्यों का विकास हम लोगों के अंदर हो जब हम लोग बच्चे होते हैं। तो ये सब किस बारे में चर्चा कर रहे थे हम चर्चा कर रहे थे कि मूल्यों का विकास कैसे होता है बच्चों में, उसके लिए क्या क्या किया जाता है। और चूंकि बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास करना आवश्यक है, तो इसका मतलब है कि मूल्य ऐसी चीज है जो महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, अत्यंत महत्व है। तो अब हम देखते हैं कि मूल्य आखिर है क्या। तो मूल्यों का जब इतना महत्व है तो हमें देखना चाहिए कि आखिर मूल्य है क्या। जब परिभाषा के तौर पर जाएंगे तो क्या है, ये नीति शास्त्र के चाहिए मूलक विचार है। ऐसे विचार जिसमें से चाहिए शब्द जुड़ा रहता है। जैसे हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, हमें प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, हमें भूखे को खाना खिलाना चाहिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए। आप कबीर के विचार ये दोहे अभी तक पढ़ते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो ये सब जो नीति मूलक कथन है, ये सब किस ओर इशारा करते हैं, इसी मूल्यों की तरफ इशारा करते हैं कि सच से बराबर कोई तप नहीं है, सत्य बोलने से बड़ा कोई तप नहीं है। तो ये सब क्या है, सत्यनिष्ठा के मूल के, ईमानदारी के मूल के, सत्य के मूल की ओर ये सब कथन इशारा करते हैं। तो ये कैसे विचार हैं, मूल्य नीति शास्त्र के अंतर आते हैं ऐसे विचार जिनमें चाहिए मूलक शब्द जुड़ा हो, इस चाहिए मूलक विचार हैं।
जैसे मैंने बताया ही कि हमें गरीबों को दया करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को किस तरह से अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उसके प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, हमें अपने देश के प्रति बलिदान का भाव, त्याग का भाव रखना चाहिए। तो ये सब क्या है, इस तरह के विचार हैं जिसके अंदर चाहिए शब्द जिसके अंत में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। तो ये मूल्य क्या है, चाहिए मूल्य विचार है। अच्छा, अब देखेंगे मूल्य है क्या व्यवहारिक जीवन में। तो ये ऐसे विचार हैं, ऐसी चीज हैं, ये नैतिक प्रतिमान है। ये शुरुआत कैसे हुई इनकी शुरुआत ऐसे हुई कि समाज को, अगर समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है, शांति बनाए रखनी है, सुरक्षा बनाए रखनी है, ताकि समाज का विकास हो सके, तो कुछ ऐसे नियमों का बनाना उचित था, कुछ ऐसे प्रतिमान बनाने आवश्यक थे, कुछ ऐसे मापदंड बनाने आवश्यक थे जिनका पालन समाज के सभी लोग करें, ताकि जब समाज के सभी लोग उसका पालन करेंगे तो समाज में क्या बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी और समाज विकास करेगा। तो उस तरह के नैतिक प्रतिमान कुछ गढ़े गए, जैसे कि ये सब मैंने बताया कि हमें राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना रखना चाहिए, बलिदान की भावना रखनी चाहिए, हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से बहुत सारे नैतिक प्रतिमान गढ़े गए। फिर धर्म के क्षेत्र में क्या हुआ कि अब ये नैतिक प्रतिमानों का लोग पालन करें, अगर नहीं पालन करेंगे तब क्या होगा, भय की व्यवस्था की गई, ईश्वर नरक, वो तरह तरह की चीजें बनाई गई धर्म के क्षेत्र में। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया गया, इनके पीछे दंड की व्यवस्था लगा दी गई, शारीरिक दंड की व्यवस्था, कि जैसे कि अगर चोरी करने पर, पुराने समय में देखा होगा आपने, चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे, तो दंड की व्यवस्था कर दी गई है नहीं नैतिक प्रतिमानों के आधार पर, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, आदमी को चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी कर रहा, नहीं मान रहा वो, तो उसके लिए फिर दंड की व्यवस्था की गई थी राजनीतिक क्षेत्र में, या किसी की हत्या करने वाले को फिर फांसी की व्यवस्था की गई थी। इस तरह की दंड की व्यवस्था कर दी जाती है मूल्यों के साथ में, नैतिक प्रतिमानों के साथ में, तो क्या कहलाता है, वो कानून कहलाता है। तब जो नैतिक प्रतिमान है कानून कहलाते हैं, वही मूल्य, वही नैतिक प्रतिमान। तब मूल्य क्या है, मूल्य नैतिक प्रतिमान है। कैसे नैतिक प्रतिमान, मूल्य इस तरह के नैतिक प्रतिमान है जो बताते हैं कि कोई कार्य उचित है या अनुचित, कोई चीज उचित है या अनुचित, वो ये बताते हैं। तो इस तरह के नैतिक प्रतिमान है। मूल्य क्या है, परिभाषा के तौर पर देखें तो ये चाहिए मूलक विचार है, और व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये मापदंड है, प्रतिमान है। ये ऐसे प्रतिमान है जो बताते हैं कि क्या चीज या क्या कार्य समाज की दृष्टि से उचित है या कौन से कार्य चीजें अनुचित हैं। तो उन्हीं को विकसित करने के लिए हम लोग इस तरह की कहानियां सुनते हैं, इस तरह की कहानियां पढ़ते हैं। मूल्यों के प्रकार, अब मूल्यों के प्रकार का निर्धारण कैसे हो, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि मूल्य क्या है, मूल्य नैतिक प्रतिमान है। मूल्य नैतिक प्रतिमान है जो बताते हैं कि समाज में क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। तो जैसे जैसे जिस क्षेत्र के नैतिक प्रतिमान होंगे उस हिसाब से व्यवहारिक तौर पर उनका बंटवारा होता जाएगा। जैसे अगर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में नैतिक प्रतिमान स्थापित हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के मापदंड हैं या प्रतिमान है, तो कहलाएंगे मनोवैज्ञानिक मूल्य। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र के अगर प्रतिमान है, वो मापदंड है, तो कहलाएंगे राजनीतिक मूल्य। इसी तरह से इनकी अलग अलग शाखाएं बना दी गई हैं। सुविधा की दृष्टि से इनको, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनको बांट लिया गया। इस एक बंटवारा ये भी किया जाता है कि साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साध्य मूल्य वो है जिनकी अपेक्षा की जाती है अंतिम तौर पर, ये हमारे उद्देश्य हैं। इस तरह के मूल्य हमारे उद्देश्य हैं, जैसे कि आनंद, सुख, शांति, सुरक्षा, ये सब हमारे उद्देश्य हैं। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है, भाई जो उद्देश्य है तो साध्य हो गए, साध्य मूल्य हो गए, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है वो कहलाते हैं साधन मूल्य। जैसे कि देखिए आप, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, महत्वाकांक्षा, विनम्रता, दया, ये सब मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है ताकि आदमी आनंद, सुख, शांति, इस तरह के मूल्यों को प्राप्त कर सके, तो ये कहलाते हैं साधन मूल्य। इसी तरह से अलग अलग दृष्टि से नैतिक प्रतिमानों का बंटवारा किया गया है, उनको उस हिसाब से बांट लिया गया कि भौतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उस हिसाब से बांट लिया गया है। आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, जो राजा अशोक था, सम्राट अशोक को महान बोला जाता है। महान क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय मूल्यों को एक प्रतिमान स्थापित किया था और उन प्रतिमानों को, उन नैतिक प्रतिमानों को पत्थर पर खुदवा दिया था, जो अभी तक लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे कि उन्होंने बताया था पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, कैसे गरीबों लोगों का पालन पोषण करना चाहिए, किस तरह उन पर दया करनी चाहिए। जहाँ तक कि उन्होंने उन्हीं सब प्रतिमानों के तहत औसत घर खुलवाए थे, बड़ी बड़ी सराएं बनवाई थी, पानी पीने के लिए कुएं बनवाए थे, इस तरह से और भी तरह तरह के कार्य किए थे। और
इन्हीं सब कार्यों के कारण, इन्हीं सब मूल्यों के कारण अशोक को क्या बोला जाता है? महान सम्राट बोला जाता है। उन्हें महान की उपाधि दी गई है इतिहास में, इन्हीं मूल्यों के कारण। तो आप देखेंगे उनकी जो शिलालेख है जगह जगह खुले गए हैं, शिलालेख में इन सब मूल्यों की चर्चा है। इन सब नैतिक मूल्यों की चर्चा। महान इसलिए बोला जाता है कि मूल नैतिक मूल्य है, क्योंकि अब इनसे पहले भी आप देखेंगे कि एक हम बेबीलोन का सम्राट था हम्मुराबी, उसने भी एक विधि संहिता बनाई थी अपनी, और उसने उसको पत्थर पर खुदवाया था। वो बाद में जीग्रत पे रखी गई, तो वो विधि संहिता हम्मुराबी की विधि संहिता कहलाती है। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि नैतिक मूल्यों की अपेक्षा आप राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों, व्यवसायिक मूल्यों पर ज़्यादा जोर है उसमें। जबकि अशोक की जो शिलालेख यहाँ पाएंगे उसमें नैतिक मूल्यों का, नैतिक कार्यों का जिक्र ज़्यादा है। कि किस तरह हम अन्य लोगों के कार्य आ सकें, किस तरह हम जनता के प्रति समर्पित हो सकें, जनता के हित में कार्य कर सकें, उन सब मूल्यों की चर्चा अशोक के उसमें ज़्यादा की गई है, अशोक के शिलालेखों में ज़्यादा की गई है, बजाय हम राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के, राजनीतिक और आर्थिक कारकों की। हर एक व्यक्ति के जीवन में ढेर सारे मूल्य होते हैं, बहुत सारे मूल्यों का वो पालन करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? एक हायरार्की बनानी पड़ती है, एक वरीयता सेट बनाना पड़ता है कि मेरे लिए इन मूल्यों का महत्व ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए राष्ट्र प्रेम का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बजाय उसके नीचे ईमानदारी या नियम पालन, आज्ञाकारी, ये सब मूल्य आते हैं। तो सबके जीवन में अपने अपने हिसाब से व्यक्ति मूल्यों का महत्व तय करता है। किसके लिए, किसी के लिए सहानुभूति या करुणा का मूल्य ज़्यादा महत्व रखता है, उसके लिए दूसरे स्तर पर आता है आज्ञाकारिता का मूल्य, दूसरे स्तर पर आता है। इसी तरह अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से अपने लिए मूल्यों का एक सेट बनाते हैं। जैसे आप किसी सैनिक से पूछेंगे, सेना में जो लोग शामिल है उनसे पूछेंगे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा मूल्य होगा? अनुशासन का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अनुशासन का मूल्य, आज्ञा पालन का मूल्य, समय पालन का मूल्य, पंक्चुअलिटी का महत्व उनके यहाँ ज्यादा है। उनके अनुशासन को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। तो अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे, अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे तो उनके जीवन में एक सेट होता है मूल्यों का, एक प्रणाली होती है, एक हierarchy होती है, और उन्हीं के हिसाब से वो मूल्यों को वरीयता देते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी अपनी आवश्यकता है, उस हिसाब से ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि व्यक्ति अपने जीवन में प्राथमिकता के अनुसार मूल्यों की प्रणाली बनाता है, सेट बनाता है। अब उसके बाद देखना ये है, जो हमारे सबसे ज्यादा काम की चीज है, कि मूल्यों को व्यक्ति सीखता कैसे है, उसमें कैसे मूल्य आत्मसात होते हैं, कैसे मूल्य आते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में होता है? सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में होता है, और परिवार ही उसकी पहली पाठशाला होती है। इसलिए व्यक्ति जो भी मूल्य सीखता है वो सबसे ज्यादा अपने परिवार से सीखता है। और व्यक्ति की पहली शिक्षक कौन होती है? पहली शिक्षक होती है माँ। माँ को देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और घर के बाकी सदस्यों को भी देखता है, पिता को, भाई बहन को, उन सबको देखकर वो मूल्य सीखता है, चीजें सीखता है। तो व्यक्ति की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। और पहली शिक्षक क्या है? माँ। तो जैसा परिवार में जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से व्यक्ति मूल्य सीखेगा। क्योंकि ज्यादातर मूल्य या ज्यादातर अभिव्यक्तियां आप देखेंगे कि बजाय सुनने के देख कर ही कोई भी व्यक्ति सीखता है, वो अपने जीवन में उतारता है, आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए, अगर परिवार में लोकतांत्रिकरण है, अर्थात कोई भी निर्णय लेना है तो सबकी राय ली जाती है, सबसे पूछा जाता है, सबसे बातचीत की जाती है, तो वैसे परिवार में जो सदस्य हैं उनके अंदर कैसी भावना होगी? लोकतांत्रिकरण का मूल्य होगा, लोकतांत्रिकरण की भावना होगी। यदि इसके विपरीत क्या है, परिवार में ऐसा है कि तानाशाही है या सामंतवादी मूल्य व्याप्त हैं, जैसे कि किसी की राय नहीं ली जाती, घर का एक मुखिया है वो अपनी मर्जी से निर्णय ले लेता है और वो निर्णय सब पर थोप दिए जाते हैं। यदि परिवार का माहौल ऐसा है, इस तरह का है, तो आप देखेंगे वैसे परिवार के सदस्यों में लोकतांत्रिकरण का मूल्य नहीं वो विकसित होगा, लोकतांत्रिकरण की भावना विकसित नहीं होगी, बल्कि उसके स्थान पर तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही मूल्य विकसित हो जाएंगे, सामंतवादी मूल्य विकसित हो जाएंगे। और वैसी परिस्थिति में व्यक्ति बजाय एक सहभागिता की भावना, बजाय एक लोकतांत्रिकरण की भावना, उसके बजाय लोग कैसा करेंगे? लोग तानाशाही का समर्थन करेंगे, सामंतवादी मूल्यों का समर्थन करेंगे। जैसे कि अगर बच्चा ये देखता है कि घर में उसके जो माता पिता हैं वो दोनों निर्णय कैसे लेते हैं, दोनों साझे से लेते हैं निर्णय, या कैसे पिता का ज़्यादा प्रभाव है, वो माता की बात नहीं सुनता, या घर में आपस में कलह होती रहती है, सामंजस्य नहीं है। तो इस तरह से देखने पर यदि माता पिता के बीच में सामंजस्य है,
आपस में मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, मिलजुल कर निर्णय करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की पसंद का सम्मान करते हैं, चीज़ों की शेयरिंग करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर भी कैसे मूल्य विकसित होते हैं, सामंजस्य का मूल्य विकसित होता है, सहिष्णुता का मूल्य विकसित होता है, शेयरिंग की भावना विकसित होती है। अगर वो देखता है माता पिता एक दूसरे के प्रति या अपनी संतानों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, बलिदान की भावना रखते हैं, तो ये सब मूल्य बच्चे के अंदर भी विकसित होते हैं। ये सब मूल्य बच्चे के अंदर भी कैसे होते, पैदा होते हैं, उनका विकास होता है, निर्माण होता है इसी तरह के मूल्यों का। तो बच्चे की सबसे पहली पाठशाला क्या मानी जाती है, परिवार माना जाती है। देखिए इसमें यही चीज लिखी हुई है, किस तरह से त्याग, करुणा, ममता, दया, सहानुभूति। यदि बच्चा देखता है कि उसके माता पिता इस तरह के भाव रखते हैं कि गरीबों को दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं, पशु पक्षियों पर वो करुणा पूर्वक ध्यान देते हैं, उनके लिए दाना रखते हैं, पानी पिलाते हैं पशु पक्षियों को, तो वैसी स्थिति में बच्चे के अंदर भी पशु पक्षियों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति एक सहानुभूति का मूल्य, दया का मूल्य, ममता का मूल्य, करुणा का मूल्य, त्याग का मूल्य, इस तरह के मूल्य विकसित होते हैं, स्वयं विकसित होते हैं, देख देख कर प्रेक्षण करके ऐसे मूल्य विकसित होते हैं। यदि इसके विपरीत है, अगर विपरीत स्थिति है तो उस तरह के मूल्य विकसित हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, परिवार का पड़ता है। इस बार कैसे शेयरिंग की भावना की, परिवार के इतने सदस्य है, मिल बांट कर चीजें खाते हैं, अन्य लोगों से शेयर करते हैं चीज, तो ऐसी भावना होगी। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, संवेदनशीलता रखते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, तो कैसा मूल्य विकसित होगा, संवेदनशीलता का। इसी तरह समानता का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य, साझेपन की भावना। यदि माता पिता दोनों की स्थिति परिवार में समान है तो समानता को मूल्य डेवलप होगा। यदि समाज में या परिवार के अंदर लड़के लड़कियों की स्थिति में भिन्नता है तो वैसा मूल्य विकसित हो जाएगा। तो जैसा संतान या बच्चे देखते हैं उसी तरह के मूल्य उनके अंदर विकसित होते चले जाते हैं। यदि देखेगा व्यक्ति कि माता पिता के अंदर ईमानदारी का मूल्य है तो वैसा मूल्य विकसित होगा। यदि वो देखता है कि पिता घर के अंदर रहते हैं और उसके जरिए बच्चों के जरिए बुलवा देते हैं, बोल दो कि घर पर नहीं है, तो उसके अंदर भी एक तरह से देखेगा झूठेपन का मूल्य, ईमानदारी की बजाय झूठे का मूल्य या पाखंड का मूल्य विकसित हो जाएगा, क्योंकि बच्चा देख देख कर ही चीजें सीखता है। तो ये सब चीजें आप देखते हैं। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति के अंदर जो मूल्यों का निर्माण होता है, मूल्यों का विकास होता है, उसमें सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो होता है परिवार का, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश मूल्य आप देखेंगे उनका विकास बचपन में हो जाता है। 6 साल तक की अवस्था तक ही आप देखेंगे अधिकांश अभिव्यक्तियों का निर्माण हो जाता है, एटीट्यूड का निर्माण हो जाता है और अधिकांश मूल्यों का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के अंदर वो परिवार का पड़ता है कि उसने किस परिवार में जन्म लिया, कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसने सीखी हैं। जैसे ये देखिए इस बच्चे के अंदर सहानुभूति का मूल्य, करुणा का मूल्य, दया का मूल्य है, तो किस तरह से वह जो दूसरे लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उनकी वो मदद कर रही है, किस तरह से वो पानी दे रही है। तो ये कैसे बच्चे के अंदर मूल्य परिवार के जरिए आते हैं, सब मूल्य परिवार के जरिए विकसित होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन परिवारों में युक्त यानी रेशनलाइज निर्बंधन होता है, कुछ अगर युक्त अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे, कुछ कंट्रोल रहेगा, युक्त नियंत्रण रहता है जिन परिवारों में, उन परिवारों में बच्चों के अंदर कैसे कैसे मूल्य विकसित होते हैं, आत्मसम्मान का मूल्य, आत्मविश्वास का मूल्य, सुरक्षा की भावना, इस तरह के मूल्यों का विकास खुद ब खुद होता है। ये सब मूल्य उपस्थित रहते हैं। बच्चों में क्या आती, समर्थता आती है, आत्मनियंत्रण की भावना आती है, उत्तरदायित्व का मूल्य आता है। ये सब मूल्य व्यक्ति के अंदर विकसित होते हैं अगर युक्त कंट्रोल रखा जाता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में, जिन घरों में बहुत ज्यादा कठोर नियंत्रण रहता है, वहां कैसा होता है, बच्चे के अंदर नियमों को तोड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, विद्रोह की भावना आ जाती है। वो हर तरह से वो नियमों को तोड़ना चाहता है, तो उसके अंदर इतना दबाव डाल दिया गया है, उसकी इच्छाओं की, उसकी भावनाओं की एकदम कदर नहीं की गई है, एकदम इतना स्ट्रिक्ट, इतना कठोर नियंत्रण रखा गया है कि उसे हर नियम से, हर कानून से क्या होती है, समस्या होने लगती है। वो उनको तोड़ने की कोशिश करता है। और ऐसे बच्चे जब बाद में बड़े होते हैं तो वो जितने तरह के, चाहे ट्रैफिक रूल हो, चाहे पर्यावरण के नियम हो या अन्य तरह के नियम हो, तो समाज द्वारा या सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, वो उनको तोड़ने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ जहाँ कठोर निबंधन है तो कैसी भावना आती है, बदले की भावना एक तो विकसित होती है, विद्रोह की भावना, ये जैसे दुर्गुण विकसित होते हैं। वो जगह जगह कानून को तोड़ने की कोशिश करता है, जगह जगह पर नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है। तो ये परिवार का एक प्रभाव है। ये देखेंगे आप, ये देखिए इसे
युक्ति निर्बंधन है तो बच्चे को सिखाया जा रहा है चीजें, और यहाँ पर कठोर नियंत्रण है, किस तरह से बच्चा खींच रहा है, परेशान हो रहा है, तो इस तरह से बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना आती है। परिवार की बात, बच्चा कहाँ जाता है? सबसे पहले स्कूल जाता है, तो स्कूल में चीजें सीखता है, तो स्कूल के द्वारा भी उसके अंदर मूल्य विकसित होते हैं। क्या क्या विकसित होते हैं, देखिए देखते हैं। स्कूल में बच्चा क्या करता है? बच्चे को एक माहौल मिलता है जहाँ उसी उम्र के और भी ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो उन सब बच्चों के बीच में जब वो खेलता है, पढ़ता रहता है, चीजें सीखता है, तो किस तरह का मूल्य विकसित होता है? बच्चे के अंदर सहभागिता का मूल्य विकसित होता है। बहुत से वहां पर टीम वर्क की तरह काम करने पड़ते हैं, तो टीम वर्क का मूल्य विकसित होता है, सहभागिता का मूल्य विकसित होता है, क्योंकि वहां पर बच्चों की एक टोली बनती है, ग्रुप भी बनता है, समूह भी बनता है, उसमें बच्चे आपस में अंतर क्रिया करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सहभागिता करते हैं काम में। तो कैसा मूल्य विकसित होता है? सहभागिता का मूल्य विकसित होता है, नेतृत्वशीलता का मूल्य विकसित होता है, अनुशासन का मूल्य विकसित होता है, क्योंकि स्कूल में अनुशासन रखा जाता है कि समय पर आना है, समय पर जाना है, ये आपको होमवर्क करना है, एक डिसिप्लिन चार्ट रहता है स्कूल में, तो उस अनुशासन का पालन करवाया जाता है। तो अनुशासन का मूल व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। सामंजस्य का, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तो सामंजस्य का मूल्य भी विकसित होता है। इस तरह क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नजातीता, अलग अलग जो न जातीता है उनके बच्चे आते हैं, उन सबके बीच में एक क्या होता है? सहिष्णुता डेवलप होती है, सहिष्णुता विकसित होती है, क्योंकि सबको साथ में रहना है, सब मित्रवत रहते हैं स्कूल में। तो इस तरह से अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं उनके जरिए मूल्य विकसित होता है। समय पालन का, क्योंकि समय से आपको स्कूल में जाना है, समय से आपकी क्लास चालू होनी है, समय पे आपको खाना खाना है, तो ये मूल्य विकसित, समय पालन का मूल्य विकसित होता है। बच्चा इन सबसे सहभागिता, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सामंजस्य, सहिष्णुता, समय पालन, इस तरह के मूल्य कहाँ से सीखता है? अपने स्कूल से सीखता है। ये टीम वर्क का उदाहरण है। टीम वर्क में सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं और एक टीम भावना के कार्य करते हैं। वहाँ इंडिविजुअल की, वैयक्तिकता की भावना नहीं होती है। व्यक्ति सिर्फ अपने रिकग्निशन के लिए, अपने पहचान के लिए कार्य करे, अपने पहचान के लिए मेहनत करे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या है कि साझेदारी की भावना होती है कि हम अपने काम के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी भावना होती है कि हम अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, ना कि स्वयं अपनी पहचान के लिए। तो इस तरह की भावना विकसित होती है। इसके बाद बच्चा चूंकि समाज से अंतर क्रिया करता ही है, आस पड़ोस के लोग आते हैं उसके यहाँ, या वो जाता है पड़ोस में खेलने, मोहल्ले में रहता है, एक गैंग या एक ग्रुप बनना जाता है बच्चों का, तो उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है, कैसा है, कोई बच्चा है, समाज से अंतर क्रिया करता है और उसके जरिए वह बहुत सारे मूल्य सीखता है। जैसे ये देखिए, साथियों की टोलियों से बच्चे क्या कर सीखते हैं? लोकतांत्रिकरण सीखते हैं, क्योंकि साथियों की टोली में जब लोग दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो वहां पर पृष्ठभूमि का मतलब नहीं होता, वहां तो सारे लोग बराबर होते हैं, सब लोगों की भावना का सम्मान होता है। तो वहां पर क्या होता है? लोकतांत्रिकरण होता है। वहां पृष्ठभूमि से मतलब नहीं होता कौन सा बच्चा किस पृष्ठभूमि का है या उसके माता पिता कौन है। उसके बजाय जब टोली में होते हैं, मित्रों की टोली में होते हैं, तो सारे लोग बराबर होते हैं। वहां पर लोकतांत्रिकरण की भावना का विकास होता है, लोकतांत्रिकरण के मूल्य का विकास होता है। इस तरह सहभागिता की भावना, बच्चे आपस में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, इस सब भावनाओं का विकास होता है समाज से। इसके अलावा भी बच्चा समाज में जिस तरह देखता है कि लोग कैसे गरीबों की मदद कर रहे हैं, पशु पक्षियों पर कैसे दया कर रहे हैं, कैसे पक्षियों के लिए दाना डाल रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, जानवरों को लोग पानी पिला रहे हैं, ये बहुत सारे आप देखेंगे कि भंडारे चलते हैं, खाने पीने का प्रबंध होता है गरीबों के लिए। तो इस तरह से भी बच्चा देखता है समाज में सब कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनके जरिए भी वह त्याग का मूल्य, सहानुभूति का मूल्य, दया का मूल्य, करुणा का मूल्य, ये सब मूल्य व्यक्ति सीखता है समाज से। ये देखिए, ये क्या है? साथियों टोली है, कैसे लोग सब साथ में बैठे हुए हैं, सबका समान महत्व है। या ये सहभागिता का मूल्य, सहयोग का मूल्य है, कैसे किसी कार्य को करने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जब बच्चा ऊपर जाता है उच्च शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, पीएचडी करता है, या अन्य जगह पर पढ़ाई करता है, तरह तरह के संस्थानों में जाता है, तो वहाँ पर भी वो भिन्न तरह के मूल्य सीखता है। जैसे जैसे आप देखेंगे उम्र बढ़ती है, शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, तो नए नए मूल्य बच्चा सीखता जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर निष्पक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये अपना जो कर्तव्य है, व्यक्ति का क्या कर्तव्य करना, वो सब के बारे में सोचना आरंभ करता है और व्यक्ति के अंदर वो सब मूल्य विकसित होते रहते हैं। तर्क, रूढ़ियों से मुक्ति, जो परंपराएं चली आ रही हैं हमारे समाज में, वो उचित हैं या अनुचित हैं, वो ठीक है, तर्क की कसौटी पर
खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। ये सब चीज़ों की चर्चा कहाँ होती है, आप जब देखेंगे हायर स्टडी में देखेंगे तो वहाँ व्यक्ति ये सब चर्चाएं करता है कि समाज में जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो रीतियाँ कुरीतियाँ जो चल रही हैं वो उचित हैं या अनुचित हैं और उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो इन सब की चर्चा व्यक्ति करता है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न लोगों के बीच में एक सद्भावना का विकास करना, सामंजस्य का विकास करना, ये सब चीज़ें व्यक्ति सीखता है उच्च शिक्षा संस्थानों में। ऐसा आप देखेंगे जैसे ईमानदारी का मूल है कि व्यक्ति को किस तरह से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, या श्रमदान का मूल देखिए, या उच्च शिक्षा संस्थानों खूब मिलेगा आपको, इस तरह से कार्य कराए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आप देखेंगे जब भी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर भी श्रमदान और ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, इसी सब भावना का विकास करने के लिए, इस सब सहभागिता की भावना का विकास करने के लिए और श्रम के महत्व को पहचानने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ये सब कार्यक्रम कराए जाते हैं। आप देखेंगे कार्यस्थल से जहाँ व्यक्ति नौकरी करता है वहाँ से क्या क्या सीखता है, क्या क्या मूल सीखता है। देखिए सहभागिता का मूल, क्योंकि जब आप किसी जगह में नौकरी कर रहे हैं तो एक टीम वर्क दिखता है कि टीम के अंडर में आपको काम करना पड़ता है, चाहे आप कर्मचारी हो, टीम का हिस्सा सदस्य होंगे, या अगर आप वहाँ पर बॉस हैं तब भी आप टीम के बॉस हैं, टीम का नेतृत्व करता है, लीडर हैं, तो एक टीम के साथ आपको काम करना पड़ता है। और जब आप टीम के तहत काम करते हैं तो आपका इंडिविजुअल, आपकी वैयक्तिक पहचान नहीं होती, एक टीम के मेंबर के रूप में आपकी पहचान होती है वहाँ पर, और आपको टीम के उद्देश्य के लिए कार्य करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कार्य करें, वहाँ वो उस कार्य को करना पड़ता है जो टीम की सफलता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय वैयक्तिक सफलता के। तो वहाँ पर ये सब मूल व्यक्ति के विकसित होते हैं। सहभागिता का मूल हो गया, आत्मविश्वास आता है, जब आप कार्य करते हैं फील्ड में जाते हैं तो आत्मविश्वास आता है। संयम का मूल, बहुत समय ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे लोभ आते हैं, ऐसा दबाव आता है, ऐसा प्रलोभन आता है जहां पर खुद को नियंत्रित रखना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है संयम। तो इस संयम के मूल का विकास होता है। इससे धैर्य का, कई बार ऐसे भावनात्मक संवेग आएंगे कि आपको लगेगा कि तुरंत इतना क्रोध में आप आ जाएंगे कि आप तुरंत आवेश में आके कुछ रिएक्शन में प्रतिक्रिया दें, लेकिन वहाँ खुद को नियंत्रित करना पड़ता है। या कई बार लगातार कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं आ रहा है, परिणाम बहुत कम आ रहा है, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उससे कम आ रहा है, तो वहाँ पर धैर्य रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ जाता है व्यक्ति को। तो ये सब मूल्य आप देखेंगे कार्यस्थल में जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर जरूरत पड़ती है। अंतर्वैयक्तिक कौशल, एक तब बड़ा महत्व है। अंतर्वैयक्तिक कौशल का मतलब है अन्य लोगों के साथ संक्रिया करना, वार्तालाप करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके संवेगों को समझना, उसका अवलोकन करना और फिर उनका प्रबंधन करना, अपने हित में और उस व्यक्ति के हित में भी उन भावनाओं का प्रबंधन करना। इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण कारक है जो कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल से सीखता है, क्योंकि वहां पर उसको पब्लिक के साथ अंतर्क्रिया करनी ही पड़ती है। और एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा अफसर या आप देखेंगे एक अच्छा लोक सेवक वही माना जाता है जो इस क्रिया में पारंगत हो, इस क्रिया में कुशल हो, क्योंकि बाकी लोगों के साथ बाकी लोगों की भावनाओं को समझना अत्यधिक जरूरी होता है। और एक लोक सेवक के तौर पर तो बहुत अधिक जरूरी होता है वो जनता की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को, वंचित वर्गों की भावनाओं को समझे, अवलोकन करे और उसके अनुसार उन सब भावनाओं का अवलोकन करके उसके अनुसार प्रबंधन करे और उसी के अनुसार नीति निर्माण में योगदान दे, उसी के अनुसार वो निर्णय दे। इसलिए देखिए जैसे सहभागिता की भावना, यहाँ आत्मविश्वास भी चाहिए आपको, आप कुछ चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो देखिए टीम वर्क की भावना ये किस तरह से बाकी लोगों से आपको अंतर्क्रिया करनी पड़ती है। इंटरपर्सनल स्किल के तहत बाकी लोगों से बातचीत करना पड़ता है, तो उसी तरह से ग्राहकों से बातचीत करना पड़ता है, उपभोक्ताओं से बातचीत करना पड़ता है, आप देखेंगे, या जनता से बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब लोक सेवा में जाते हैं जनता ही आपकी उपभोक्ता है, जनता ही ग्राहक है आपकी सेवाओं की। तो वहां पर जनता के साथ आपको अंतर्वैयक्तिक कौशल क्रिया करनी पड़ती है। अब है कि मूल्यों का विकास नागरिक में कैसे किया जाना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर मूल्यों का विकास होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो लोक सेवक बनता है तो कैसा होता है, पहले नागरिक है, कोई नागरिक से देखकर वही तो लोक सेवक बन रहा है। तो उसके अंदर के जब एज ए नागरिक, एक नागरिक के तौर पर अगर गुणों का विकास नहीं हुआ है, मूल्यों का विकास नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा लोक सेवक नहीं बन सकता। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो लोक सेवक बनता है तो उसके अंदर एक नागरिक के तौर पर इस तरह के मूल्यों का विकास होना जरूरी है। तुम देखेंगे कि मूल्यों का विकास कैसे करें, जब एक व्यक्ति के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर किस तरह उसके अंदर मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। तो उसी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न भूमिका का निर्वाह करने के मौके देना,
अलग लोगों की भूमिका का तथा माँ की भूमिका का। यहाँ पर एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक बड़ी एक शॉर्ट फिल्म है, आपने हो सकता देखी हो, और नहीं देखी हो तो देखिएगा, बड़ी मस्त मूवी है। वो उसका नाम है घर की मुर्गी। आधा घंटे की फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री है, एक औरत है, तो सुबह शाम तक सारा दिन घर के काम में खटती है, सबका ख्याल रखती है, सास ससुर का भी, पति का भी, बच्चों का भी, पार्लर भी चलाती है ताकि घर का खर्च ठीक से चलता रहे। इसके बावजूद भी उसकी मेहनत का, उसके योगदान की कदर किसी को नहीं घर पर। जब वो इस सब चीज़ों से परेशान हो जाती है तो क्या करती है, वो बोलती है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ, ताकि लोगों को उसकी भावना कदर तो एहसास तो हो। जब वो ऐसा निर्णय ले लेती है तब बाकी घर के लोगों को समझ में आता है कि उस लेडी का, उस स्त्री का योगदान क्या है, उसके बिना घर चल ही नहीं सकता। तब घर के सारे लोग उसकी भावनाओं की कदर करते हैं, उसके योगदान को समझ पाते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब इस तरह के रोल करने पड़ जाते हैं कि अगर किसी बच्चे को माँ की भूमिका का निर्वाह करने दिया जाए 1 दिन 2 दिन के लिए, तब वो समझ पाएगा कि माँ का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा त्याग है हमारे घर में। या पिता की भूमिका योगदान करने दे दिया जाए, या इसी तरह अन्य लोगों की भूमिका का निर्वाह करने दे दिया जाए, तो उससे वह उस व्यक्ति की, उस किरदार की क्या मजबूरियां हैं, क्या समस्याएं हैं, कितना त्याग है उसका समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए, वो व्यक्ति तभी समझ पाता है। तो बच्चे तभी समझ पाते हैं। इसलिए बच्चों को विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वह उन किरदारों के बारे में समझ सके, जान सके, उनके त्याग के बारे में समझ सके। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा ये, माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा उनकी बातें कम सुनता है, उसको देखता जाता है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। तो जिस तरह के कार्य, जिस तरह की आदतें माता पिता को करते वो बच्चा देखता है, उसी तरह की आदतें उसके अंदर भी हो जाती हैं, उसके अंदर भी उसी तरह के मूल्य विकसित हो जाते हैं। अगर माता पिता दोनों सिगरेट पीते हैं तो बच्चा भी, माता पिता लाख रोके हैं कि सिगरेट नहीं पीने चाहिए, बुरी बात है, लेकिन फिर भी बच्चा सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जैसा देख रहा है वैसा ही अनुसरण करने की कोशिश करता है। इसलिए माता पिता को ये याद रखना चाहिए, ये याद रखें माता पिता कि उनकी संतानें सबसे ज्यादा प्रेक्षण करके ही मूल्यों को सीखती हैं। अतः कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि अनुकरणीय ना हो। अगर माता पिता गाली देते हैं तो बच्चा भी गाली देना सीखेगा, वो स्वभावता, क्योंकि देख देख के सीख रहा है। तो माता पिता ये याद रखें कि वो अगर चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ईमानदारी का मूल्य हो तो खुद भी ईमानदारी रखें, खुद भी चीज़ों को छिपाएं नहीं। तो ये सब चीज़ें बच्चा देख कर ही सीखता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को जो कहानियाँ सुनाकर, संवेदनशील कहानियाँ सुनाकर, नैतिक कहानियाँ सुनाकर, जिसमें से करुणा, त्याग, न्याय, सहानुभूति, निडरता, उन सब मूल्यों को दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोली थी कि राजा सोलोमन की कहानी, या श्रवण कुमार की कहानी, या अन्य बहादुर लोगों की कहानियाँ, जो राष्ट्रभक्ति वाले लोग हैं उनकी कहानियाँ सब सुनाई जाती हैं। हम लोग जो सुनते हैं किस तरह से अपने देश के लिए लोग निछावर हो जाते हैं, तो वो सब कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आपने अक्सर वो नाम सुना होगा किन कहानियों का, जो नैतिक कहानी होती, पंचतंत्र की कहानियाँ या हितोपदेश की कहानियाँ, इस तरह की कहानियां आपने खूब पढ़ी होंगी। या जो जातक कथाएं हैं, गौतम बुद्ध के पुराने जीवन संबंधित जातक कथाएं, ये सब कहानियां कैसी हैं कि नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाली कहानियां हैं, कि नैतिक मूल्यों को विकसित करने वाली कहानियां हैं। ये सब, इन सब जो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह की कहानियों को सुनाकर बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य विकसित किए जाते हैं। माता पिता जो, या दादा दादी जो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, अब तो ये प्रचलन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि एकल परिवार होने से दादा दादी बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। पहले क्या था, संयुक्त परिवार था, दादा दादी या नाना नानी बच्चों के साथ रहते थे, वो उसी बच्चों को ये सब इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे और नैतिक मूल्यों का विकास करते थे बच्चों के अंदर। अगला बिंदु देख लेते हैं, कैसे बच्चों को वंचित वर्गों से मिलवाकर। बहुत बार ये होता है कि बच्चे जो सुनता है तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि प्रत्यक्ष देखने पर या प्रत्यक्ष अनुभव करने पर बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर उन चीज़ों का, उन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को अगर वंचित वर्गों से मिलवाया जा रहा है, उनके जीवन अनुभव को देखा जा रहा है कि कितनी बुरी परिस्थिति में वो लोग जी रहे हैं, और उनके प्रति त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर उनके प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, ताकि जो हाशिए से कटे हुए लोग, हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, ये भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें, हमारे इस समाज का एक सुंदर अंग वो भी बन सकें। तो ये जरूरी है। तो वंचित वर्गों से मिलवाकर आप उस तरह की बस्तियों में, गरीबों
यूनिवर्सिटियों में बच्चों को ले जा सकते हैं और उन्हें दिखाकर कि किस तरह से ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और इनको भी मौका मिलना चाहिए कि किस तरह से मुख्यधारा में शामिल हो सकें। तो बच्चों के अंदर करुणा, सहानुभूति, दया और त्याग, इस तरह के मूल्य इसी तरह से विकसित होते हैं जो बच्चे स्वयं देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये वही है कि अपेक्षित भूमिका का निर्वाह, डॉक्टर की भूमिका, इस तरह की माँ की भूमिका, इस तरह की, या नाटक आटक में आप भाग लेने को कहें, उनके पात्रों को बनाएं उन बच्चों को, तो वहाँ से भी इस तरह से बच्चे समझते हैं उस किरदार की क्या मजबूरियाँ हैं, कितना त्याग है। आगे हम लोग देखते हैं मूल्यों का संकट, कि समाज में वर्तमान में किस तरह से मूल्यों का संकट आ गया है, मूल्यहीनता की स्थिति कैसी पैदा हो गई है और उससे क्या क्या दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, कि किस तरह से मूल्यों का संकट हो जा रहा है और ये मूल्यों का संकट क्यों उपस्थित हुआ है। देखते हैं, वर्तमान समय में हमारे समाज तथा परिवार में नैतिक मूल्यों के बजाय भौतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ है, उपभोक्तावादी संस्कृति हावी होती जा रही है, तो यहाँ पर हर चीज किसके हिसाब से हो रही है, क्रय क्षमता के आधार पर। इसीलिए जो पहले मूल्य थे हमारे आध्यात्मिक मूल्य थे या नैतिक मूल्य थे, उनकी बजाय भौतिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कि अभी इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि कौन आदमी कितना अर्निंग कर रहा है, कितना कमाई कर रहा है, मतलब कौन कितनी महंगी गाड़ी खरीद रहा है, कितने महंगे कपड़े पहन रहा है, ब्रांडिंग वाले कपड़े कौन पहन रहा है, इस तरह के मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके बजाय जो त्याग, करुणा, ममता वाले मूल्य थे, उन सब मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हर चीज क्रय क्षमता के आधार पर निर्धारित होने लगी है, भौतिक संसाधनों पर जुड़ जाता है, इसी वजह से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है माता पिता के लिए, यानी भौतिक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आया। वो कैसे फर्स्ट आया, नकल करके फर्स्ट आया या और साधनों से, जो अनुचित साधन, अनैतिक साधन अपनाए उनके जरिए फर्स्ट आया, पेपर उसने चोरी करवाया, क्या करवाया उसने, इससे मतलब नहीं माता पिता को। बच्चा फर्स्ट आए उससे ज़्यादा मतलब है, तो इसका मतलब वो भौतिक मूल्य की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय नैतिक मूल्यों की ओर। तो इस तरह की जब मानसिकता हो जाएगी समाज में, तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे मूल्यों का पतन होना स्वाभाविक है। कई जगह तो आप खुद देखते होंगे कि माता पिता स्वयं ही सिफारिश करते हैं दूसरी जगह में जाके बच्चों की, कि बच्चों की मतलब फर्स्ट आए बच्चा या बच्चों पास हो जाए या स्थान ऊपर रहे उनका, तो खुद के टीचर के पास जाके या अन्य तरह से दबाव डलवा कर माता पिता इस तरह की कोशिश करते हैं। वो खुद ही बच्चों के अंदर भौतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं बजाय नैतिक मूल्यों की। तो ऐसा कुछ समय तक तो संभव है बेहतर नजर आता है, लेकिन लंबी दूरी में आप देखेंगे, जीवन की सफलता में देखेंगे, तो इस तरह के मूल्यों को विकसित करना नुकसानदायक ही साबित होता है। बच्चे के अंदर दुर्गुण ही विकसित होते हैं, बच्चे के अंदर सद्गुण विकसित नहीं होते हैं, ऐसा आप देखेंगे। तो इस वजह से मूल्यों का पतन हो रहा है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि बच्चे का मूल व्यक्तित्व अलग है, बच्चा पढ़ना चाहता है आर्ट साइड, लेकिन जबरदस्ती उसको साइंस साइड पढ़ाई जाती है, या बच्चा साइंस साइड पढ़ना चाहता है, जबरदस्ती आर्ट साइड पढ़ाई जाती है, या इस तरह के करियर ऑप्शन में जबरदस्ती डाल दिया जाता है बच्चे को, जो बच्चे के मूल व्यक्तित्व या इच्छा के अनुसार नहीं है, उसका एप्टीट्यूड ही उस अनुसार नहीं है बच्चे का, लेकिन सामाजिक सोशल स्टेटस के हिसाब से ऐसे चीज़ों में भेज दिया जाता है। माने जैसे पुलिस सेवा है, हर किसी का एप्टीट्यूड पुलिस सेवा के लिए उचित नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट टाइप का माइंडसेट चाहिए। लेकिन सामाजिक स्टेटस को देखते हुए कई बार उसको माता पिता को लगता है कि नहीं पुलिस का सामाजिक स्टेटस ज़्यादा ऊपर है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो कई बार बच्चे को जबरदस्ती उस क्षेत्र में डाल दिया जाता है, जबकि बच्चे का जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो क्या बनने का होता है, वो होता है म्यूजिशियन बनने का, साहित्यकार बनने का, लेकिन उसको मजबूरन में जबरदस्ती पुलिस सेवा में भेज दिया जाता है। ऐसा बहुत बार आप देखते होंगे। सोशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए बच्चों की इच्छाओं की कदर नहीं होती, उसके मूल व्यक्तित्व को ध्यान में नहीं रखते माता पिता, और सामाजिक स्टेटस के हिसाब से उसको करियर में, अलग अलग करियर में डाल देते हैं, जिससे कि ये इस तरह का क्या दिखाता है कि आप भौतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप भौतिक मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। व्यक्ति का जो वास्तविक रूप से है, जो नैतिक रूप से उसका व्यक्तित्व है, मौलिक व्यक्तित्व है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप नैतिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा देखने में आता है। जैसे ये देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति को दिखाया गया है कि किस तरह क्रय क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बाकी चीजों पर ध्यान कम दिया जा रहा है। या ये देखिए किस तरह से आप देखेंगे कि महंगी गाड़ी, महंगा ब्रांड, महंगा कार, उस पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। तो इस तरह की आप चीजें देखेंगे कि ये मूल्यों का संकट ही दिखा रहा है, मूल्य को संकट को ही हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा देखते हैं।
एक चीज और देखेंगे आप कि इस समय क्या हो रहा है कि बच्चा सबसे ज्यादा, जैसे पहले परिवार से दिखते आदमी नई नई सूचना इकट्ठी करता था, बच्चा जब परिवार के माध्यम से आती है सूचना है या मैगजीन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से आती है सूचना है। लेकिन अब जब से इंटरनेट आ गया तो मोबाइल में ही, हाथ में ही बच्चे के अंदर पूरी दुनिया को देख सकता है, जान सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इंटरनेट आने से सूचना क्रांति हुई है और बच्चे के पास ऐसे दरवाजा आ गया, ऐसी स्रोत आ गया जानकारी का, जिससे वो अथाह जानकारी देख सकता है, अथाह जानकारी प्राप्त कर सकता है। वैसी स्थिति में व्यक्ति का समाजीकरण यानी बच्चे का समाजीकरण बहुत तेजी से हुआ है। पहले कुछ स्रोत उसके बाद सूचनाओं के, अब क्या ना इंटरनेट एक ऐसा स्रोत लग गया है कि जिसमें बड़ी संख्या में सूचनाएं आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो अब बच्चे के समाजीकरण पर बजाय आप देखेंगे परिवार और माता पिता का तो हाथ रहता ही है, स्कूल का तो हाथ रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान तो आप देखेंगे इसका हो गया है, इंटरनेट का हो गया है। क्योंकि इंटरनेट ने बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तेजी से, बड़ी तेजी से, बड़ी अधिक मात्रा में सूचनाएं वो बच्चों को प्रदान करता है। उससे लेकिन समस्या क्या होती है, बहुत सारे घरों में ऐसा देखेंगे आपकी माता पिता इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं निकालते। ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं, तो उन्हें जिज्ञासाएं शांत करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो या तो इधर उधर से देखते हैं या इंटरनेट के माध्यम से खोजते हैं। अब इंटरनेट में कई तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं, अधिकचरा ज्ञान रहता है, कई बार पूरा ज्ञान नहीं होता, अधूरा ज्ञान रहता। वैसी स्थिति में बच्चे क्या होता है, बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और अधिकचरा ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। उससे नई तरह की समस्याएं होती हैं। बच्चे के क्या होता है, बच्चों के अंदर मूल्यों का पतन होने लगता है, गलत मूल्य साथ में बच्चे ले आते हैं, ये देखेंगे आप। और उसके लिए उसमें बच्चे में क्या होता है, दुर्गुण विकसित होने लगते हैं। जैसे वर्तमान में टीवी और इंटरनेट, मोबाइल के जरिए बच्चों का समाजीकरण तीव्र हो गया है, अर्थात इनके जरिए उनमें मूल्यों का प्रसार तीव्रता से हो रहा है। ऐसे समय में यदि माता पिता बच्चों को समय नहीं देते और स्वयं में बिजी रहते हैं तो बच्चा अपनी भावनाएं तथा समस्याएं अन्य माध्यम से साझा करता है और परिणाम स्वरूप आधा कचरा ज्ञान और गलत मूल्य साथ मिलता है। सबसे ज्यादा इसमें देखेंगे यौन भूमिकाओं के बारे में, सबसे ज्यादा जो अधिक कचरा ज्ञान मिलेगा आपको और बच्चे के लिए नुकसान का कारण होता है। उसको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों तरह से ही नुकसान होता है यौन भूमिकाओं वाले मामले में। क्योंकि अक्सर लोग ये सब चीजें माता पिता से भी नहीं पूछते, शेयर नहीं करते, माता पिता भी इस मामले में खुलकर बात नहीं करते हैं। तो देखेंगे इस तरह से मूल्यों का पतन हुआ, इस तरह से समस्याएं आ रही हैं, मूल्यहीनता का संकट इस तरह से आ रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर कितने घरों में आप देखे होंगे बिना मोबाइल देखे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो माता पिता भी इस चीज को नहीं रोकते, इस प्रवृत्ति को रोक नहीं रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे बच्चे दिन भर मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में घुसे रहते हैं, ऐसा आप देखेंगे। अब इस तरह का जो मूल्यहीनता का संकट आया है, मूल्यहीनता ही है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं समाज में, समाज को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए आप देखेंगे बच्चों में किस तरह की हिंसक प्रवृत्ति, नैतिक मूल्यों का अभाव हुआ है, तो बड़े के प्रति सम्मान की भावना नहीं आई है, गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना नहीं पाई जाती। उसका दुष्परिणाम ये है कि देखिए बच्चों के अंदर किस तरह से हिंसक प्रवृत्ति जन्म ले रही है, सामंजस्य की भावना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अपने ही साथ वाले बच्चे के, अपने ही क्लासमेट या बैचमेट को, अपने ही स्कूलमेट को क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कई बार हत्या तक कर देते हैं। ऐसा भी देखने में आया। कई बार क्या करते हैं बच्चे गुस्सा होकर अपने ही अध्यापकों की हत्या कर देते हैं, अपने साथियों की हत्या कर देते हैं। बहुत सारे ऐसी खबर आप पढ़ते होंगे, दिल्ली में कई ऐसी खबरें आई थी। बच्चों में क्या है, अनुशासन का अभाव है, सृजनशीलता का अभाव है, मौलिकता का अभाव है, इन सब चीजों का अभाव होता जा रहा है बच्चे के अंदर। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कुंठा की प्रवृत्ति हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कुंठा आती जा रही है, और इस कारण क्या होता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति हो रही है। बहुत सारे आपने खबर सुनी होंगी कि पबजी जैसे गेम के चक्कर में पड़कर कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो ये सब इसी ओर इशारा कर रहा है कि बच्चों के अंदर माता पिता परिवार द्वारा नैतिक मूल्य नहीं डाले जा रहे हैं, विकसित नहीं किए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। किस तरह बच्चा डिप्रेशन में चला जा रहा है और डिप्रेशन में जाने से वो कहीं आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। इस तरह या अपने साथियों की हत्या कर देते हैं बच्चे, या अध्यापकों की हत्या कर देते हैं। इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में सामने आ रही हैं। ये क्या है, ये मूल्यहीनता का ही दुष्परिणाम है, ऐसा आप देखेंगे। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि कोई दुर्घटना हो जाती है
या कोई क्राइम हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी पीड़ित आदमी की मदद के लिए नहीं आता। लोग बगल से निकलते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पीड़ित आदमी की मदद नहीं करता। ये क्या दिखा रहा है? ये मूल्यहीनता ही दिखा रहा है कि व्यक्ति के अंदर किस तरह से त्याग का जो मूल्य है, सहानुभूति का मूल्य है, समानुभूति का मूल्य है, दया का मूल्य है, करुणा का मूल्य है, इस तरह के मूल्यों का किस तरह से पतन हो गया हमारे समाज में, ये यही चीज दिखा रहा है कि कोई दुर्घटना या अपराध होने पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। आप देखते होंगे, पुरानी फिल्मों में भी खूब देखते होंगे कि किस तरह से एक गुंडा किसी गरीब आदमी, किसी कमजोर को पीट डालता है, सरेआम मार डालता है। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा रहती है, इतना सारा मजमा इकट्ठा रहता है और कोई उसकी मदद को नहीं आता। ये क्या समाज में मूल्यों को पतन दिखा रहा है? वरना इतनी भीड़ इकट्ठा, अगर एक एक थप्पड़ भी मार दें लोग तो गुंडा मर जाए, तो गुंडा दोबारा दिखाई ना दे वहां पर। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोगों के अंदर साहस का भाव है, लोगों के अंदर सामंजस्य का भाव है, साझेपन, सहभागिता की भावना का भाव है। ये सब मूल्य विकसित नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति दूसरे की मदद नहीं कर रहा है। तो यही सब मूल्यहीनता को दिखा रहा है। या आप बहुत बार देखते होंगे लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते, उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं उतारते। तो उसी का एग्जाम्पल है कि किसी पर्यावरणविद द्वारा पानी तथा बिजली की बर्बादी करना। वो पर्यावरणविद तो बड़े बड़े भाषण देता है लोगों को कि बिजली कैसे बचानी चाहिए, किस तरह पानी बचाना चाहिए, किस तरह ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, और स्वयं अगर वो वही काम कर रहा है तो फिर ये क्या बौद्धिक पाखंडी कहा जाएगा, ये मूल्यहीनता ही कहा जाएगी। और देखिए उदाहरण, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बच्चों के जो अनाथालय हैं, जो ऑर्फनेज हैं, जिस तरह के बच्चों के अनाथालय में दुराचार होते हैं, जिस तरह से उनका बच्चों का दुरुपयोग, शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, तो बच्चों के अनाथालय हो गए, महिला सेवा सदन हो गए, जिस तरह से वहाँ पर बलात्कार की घटना, यौन भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती हैं, या धर्मगुरुओं के आश्रम में जिस तरह से कार्य होते हैं, जिस तरह से दुराचार होते हैं, ये सब घटनाएं क्या दिखा रही हैं? ये सब घटनाएं मूल्यहीनता की ओर ही संकेत कर रही हैं। क्या करती हैं? समाज में मूल्यहीनता की ओर ही संकेत करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जैसे राजनीतिक स्तर पर आप देखेंगे, राजनीतिक स्तर पर क्या मिलेगा आपको? देखेंगे आप कि दल बदल करना, अपराधी का देखेंगे कैसे राजनीतिक दलों में परिवारवाद आ गया है, किस तरह से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो गया है, अपराधीकरण बढ़ गया है। आप देखेंगे राजनीति में ये पाएंगे, या चुनाव में किस तरह पैसों का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है, किस तरह से दल आपस में एक दूसरे के लिए छींटाकशी करते हैं, किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें मूल्यहीनता को ही दिखा रही हैं। ये हमारे समाज में किस तरह से मूल्यहीनता आ गई है, किस तरह से मूल्यहीनता हमारे समाज में विद्यमान है, वही दिखाती है, उसी दिखाती है। और दिखा रही है कि ये सब चीज़ें वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में देखें कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये सब चीज़ें और कि अभद्र टिप्पणी करना, कोई भी बात व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो बाकी लोग इस तरह से उस पर अभद्र टिप्पणी करते, ट्रोल करने लगते हैं, तो वो सब चीज़ देखेंगे आप, यही दिखाता है। तो ये सब मूल्यों का पतन दिखा रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से मूल्यों का पतन हो रहा है। ऐसे देखिए मीडिया को क्या माना जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, और ये माना गया है कि वो जहाँ जहाँ सरकार अगर दिग्भ्रमित हो रही है, गुमराह हो रही है, तो वहाँ वो सरकार की आलोचना करेगा, सरकार को रास्ता दिखाएगा, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज़ बन के आएगा। मीडिया को माना गया है कि वो वंचित वर्ग की आवाज़ है, तो वंचित वर्ग की आवाज़ बन के आएगा और वो सरकार और जनता के बीच में पुल का काम करेगा। मीडिया का ये दायित्व था। लेकिन मूल्यों का पतन होने से वहाँ भी आप देखेंगे कि मीडिया कैसी हो गई है, मीडिया शक्तिशाली वर्ग के बच्चे में झुक गई है, उससे शक्तिशाली वर्ग की ही फोटो खींचती है। आप देखेंगे ये तो मीडिया में आप सितारे, फिल्मी सितारे, उन सब के बारे में जिक्र रहेगा, बड़े बड़े नेताओं के बारे में जिक्र रहेगा, कहाँ क्या उद्घाटन हुआ, लेकिन किस तरह से वंचित वर्ग का शोषण हुआ, किस तरह से वंचित वर्ग की दयनीय हालत है, उसके बारे में आपको जिक्र कम मिलेगा। तो ये क्या दिखाता है? ये मीडिया का पतन को दिखाता है कि मीडिया वंचित वर्ग की आवाज़ को नहीं उठा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। इससे देखिए, चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, सोशल मीडिया पर किस तरह से अभद्र टिप्पणी होती है एक दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति किस तरह पर भी मूल्यहीनता को प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से। बहुत सारे देखेंगे आप फोटोशॉप करके किसी जगह प्रयोग कर देते हैं कि घटना हो म्यांमार में हुई होगी और दिखा देते हैं हिंदुस्तानी घटना है, भारत की घटना है। इस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश होती है, सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने की कोशिश होती है। तो ये सब क्या है दिखाते हैं? ये सब मूल्यहीनता दिखा रहे हैं कि किस तरह अपने फायदे के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। तो इस तरह की जो मानसिकता है ये क्या दिखा रही है? ये मूल्यहीनता की ओर ही दिखा रही है, मूल्यहीनता को ही प्रदर्शित कर रही है।
ये देखिए कि कोई आदमी घायल हो जाता है, कोई उसको मदद के लिए नहीं आता, तो बगल से सड़क से कार निकलती चली जाती है और कोई उस घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता। ये मूल्यहीनता को दिखा रहा है। या फोटोशॉप करके कैसे एक जगह की चीज़ों को दूसरी जगह लगा देना ताकि समाज में सामंजस्य के बजाय वैमनस्य फैल जाए, तो उसी तरह की चीज़ें ये दिखती हैं। तो हमने देखा किस तरह से मूल्यहीनता के कारण, मूल्यों के संकट के कारण क्या क्या घटनाएं सामने आ रही हैं, किस किस तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इस तरह के और भी ढेरों दुष्परिणाम है। ये तो कुछ कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने दिए, क्योंकि इथिक्स वाले पेपर में आपको उदाहरण ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। इथिक्स वाले पेपर में जहाँ जो भी आप तर्क लिख रहे हैं, जो भी अपनी बात रख रहे हैं आप, उसके साथ कोई ना कोई उदाहरण आपको देना पड़ता है ताकि बात अधिक स्पष्ट रूप से परीक्षक को समझ में आ जाए। इसलिए आपको एथिक्स के पेपर में ज़्यादा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। मैंने उसीलिए वो सब उदाहरण दिए कि मूल्यहीनता के किस किस तरह से दुष्परिणाम या मूल्यहीनता का संकट कैसे कैसे हमारे समाज में भौतिक रूप में दिख रहा है, व्यवहारिक रूप में दिख रहा है। तो वही मैंने इसलिए इतने एग्जाम्पल आपको दिए थे। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये दो जो शब्द अक्सर आते हैं तो इनका मतलब क्या है देख लेते हैं कि अंतर्वैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक होता है इंट्रापर्सनल और अंतर्वैयक्तिक को कहते हैं इंटरपर्सनल। तो ये है क्या चीजें? अंतर्वैयक्तिक का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, उनको जाने, उनका अवलोकन करे और उनका प्रबंधन करे। इसको बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक, कि अपने अंदर जो क्या क्या है, उसके गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, क्षमता क्या है, कमजोरियां क्या है, क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बारे में जाने व्यक्ति, उसको बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक। इसी तरह अंतर्वैयक्तिक क्या है? व्यक्ति दूसरे के बारे में जाने, दूसरे की भावनाएं क्या है, संवेग क्या है, क्या इच्छाएं हैं, क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या क्षमताएं हैं। जब व्यक्ति दूसरे के बारे में जानता है तो उसको बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक। और ये अंतर्वैयक्तिक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी लोक सेवा जनता से मिलता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, अलग अलग दल समुदाय के नेताओं से मिलता है, तो सामने वाले के बारे में जानना जरूरी होता है कि उसकी भावनाएं क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, क्या एटीट्यूड रखता है वो। इन सबको जानने के बाद उसी हिसाब से वो डीलिंग करता है, उसी हिसाब से वह उनका निर्वाह करता है, उसी हिसाब से उसे समझ में आता है किस तरह से इसके साथ किस तरह से बातें की जाए, कैसे इसकी समस्या का निवारण किया जाए। तो उसी तरह से कोई भी लोक सेवक देखता है। तो एक लोक सेवक के लिए इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, अंतर्वैयक्तिक कौशल की। इसलिए आपके सिलेबस में भी ये चीज जोड़ी गई, आप देखेंगे कि अंतर्वैयक्तिक कौशल वाली चीज जोड़ी गई। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हैं आप परिभाषा के रूप में, कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यताओं, कमजोरियों, भावनाओं तथा अभिप्रेरणा को जानता, समझता तथा अवलोकन करता है। वहीं अंतर्वैयक्तिक क्षमता द्वारा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, कमजोरियों और योग्यताओं को जानता, समझता तथा प्रबंधन करता है। ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये अपने अंदर व्यक्ति देख रहा है, अपने अंदर अपने बारे में सोच रहा है, और ये व्यक्ति दूसरों के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो वही दिखाया गया यहाँ पर। आप हम जितना पढ़ रहे थे, सब पर क्यों पढ़ रहे थे? कि एक पढ़ इसलिए रहे थे कि सिविल सेवा के लिए किन किन मूल्यों की आवश्यकता है। एक तो है कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपके अंदर कौन कौन से मूल्य विकसित होने चाहिए। फिर वही व्यक्ति जब नागरिक जो है, जिसके अंदर अच्छे मूल्य विकसित हैं, जब लोक सेवक बनता है तो अच्छे कार्य करता है, बेहतर परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि उसका अभिव्यक्ति सकारात्मक होती है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, उसका उद्देश्य सकारात्मक होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक व्यक्ति के तौर पर तो मूल्य चाहिए, लेकिन एक सिविल सेवा के तौर पर, सिविल सेवा एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र है, तो एक सिविल सेवक के तौर पर भी व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। कुछ कुछ डिफरेंट, विभिन्न जो मूल्य हैं, भिन्न तरह के मूल्य हैं, उनका विकास होना व्यक्ति के अंदर बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किन किन मूल्यों पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए एक सिविल सेवा के तौर पर, सिविल सेवक के तौर पर कौन कौन से मूल्य व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, इस पर हम देख लेते हैं, इस पर चर्चा करना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि सिविल सेवा में किस तरह के मूल्यों की आवश्यकता है, कौन कौन से मूल्य, किस टाइप के मूल्यों की आवश्यकता है, किस तरह का वहां पर कार्य होता है, सिविल सेवा किस तरह का कार्य है, जिस तरह का कार्य होगा उसी तरह के मूल्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई हम देखेंगे, पढ़ेंगे किन किन मूल्यों की आवश्यकता ज्यादा, कौन कौन से मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे शुरू में भी हमने चर्चा की थी कि हर व्यक्ति के पास
जैसा उसका कार्य क्षेत्र है, जैसा उसका जीवन है, उसी के अनुसार मूल्यों की एक प्रणाली होती है, एक हायरार्की होती है। उसी हिसाब से वो उस हायरार्की में, वरीयता क्रम में मूल्यों को रखता है। तो वही निर्धारित करने के लिए कि एक सिविल सेवक के लिए किन मूल्यों का ज़्यादा महत्व है, कौन उसकी लिस्ट में कौन से मूल्य ऊपर होंगे, उसी के लिए हम देख लेते हैं कि सिविल सेवा को किस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। ये देखिए, सिविल सेवा आजीविका का साधन नहीं है, वो सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, सेवा कार्य है। यहाँ पर सेवा भावना से काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि ये 6 बज गए हैं, चलो चलते हैं, बस ऑफिस बंद कर ही चलते हैं। जब तक जनता की जरूरत पड़ती है, जब तक आवश्यकता पड़ती है, आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है। अन्य काम भी करते हैं, आपको फील्ड विजिट भी बराबर करनी पड़ती है। आप वहाँ पर ये नहीं देख सकते कि भाई 6 बज गए, अब मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि ये कोई आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, सेवा कार्य है। ये अत्यधिक समर्पण की मांग करता है। आपको अपना समय भी देना पड़ता है, आपको अपना समय, लगन, धैर्य, संयम, इस सब की मांग करता है। आपको धैर्यपूर्वक, तो कई बार तुरंत परिणाम नहीं आते चीज़ों के, समय ले लेते हैं। संयम पूर्वक, धैर्य, संयम इसलिए जरूरत पड़ती है। कई बार आप आवेश में आ जाएंगे, लगेगा गुस्सा है सामने वाले की बात को सुनकर, या सामने वाले जो लोग आएंगे, अलग अलग गुटों के लोग इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप देखेंगे। कई बार आपको आवेश आएगा, लेकिन वहाँ पर संयम रखना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल, नियंत्रण में रखना पड़ता है, अपने मन को, अपने आवेश को नियंत्रित करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इस तरह की जरूरत पड़ती है। ये अत्यधिक समर्पण की मांग करती हैं। समय भी चाहिए आपको, लगन भी आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, संयम भी चाहिए। इन सब की आवश्यकता पड़ती है सिविल सेवा में। ये एक भिन्न तरीके का कार्य है, इसलिए भिन्न मूल्यों की आवश्यकता है। इसमें होता है कि अलग तरह का क्षेत्र है, अलग तरह का कार्य है, इसलिए अलग तरह के मूल्य चाहिए। यहाँ पर कई बार क्या होता है, अत्यधिक दबाव में रहते हैं लोग। इस तरह से सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और भी कई तरह के दबाव रहते हैं कि व्यक्ति क्या है, बड़े दबाव में रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, चाहे आप सिंघम देखिए, कुरुक्षेत्र देखिए, चाहे आप गंगा जल फिल्म देखी होगी, या शूल फिल्म देखी होगी, बड़ी बेहतर फिल्म है, आप देखेंगे शूल फिल्म। तो उस तरह उसमें आप देखेंगे किस तरह व्यक्ति को अत्यधिक दबाव में, राजनीतिक दबाव भी है, सामाजिक दबाव भी है, बाहुबलियों का दबाव भी है, किस तरह से उसको दबाव में लोक सेवा को काम करना पड़ता है, उन दबावों के बीच से अपना रास्ता निकालना पड़ता है। उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, किस तरह से सिविल सेवा में एक सिविल सेवा को कितने दबाव में रहकर, भिन्न भिन्न तरीके के दबाव में रहकर कार्य करना पड़ता है। और वहाँ से जो उसका उद्देश्य है, जन सेवा, लोक सेवा, वंचित वर्गों के प्रति सहयोग, करुणा का भाव, उनके प्रति न्याय का भाव, सामाजिक आर्थिक न्याय का भाव, सशक्तिकरण की भावना, समावेशन की भावना, ये सब जो उद्देश्य हैं सिविल सेवा की, उनके प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही पड़ता है उसको। ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह के माहौल में काम करना पड़ता है उसको। सिविल सेवक अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सिविल सेवक जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है, जहाँ रहते हैं, या समाज के लिए, आम समाज के लिए, वो इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं जो अनुकरणीय बने। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता कोई सिविल सेवक जिससे कि समाज में उसकी छवि खराब हो, और ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके साथ साथ, चूंकि व्यक्ति प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो पूरे प्रशासन की छवि खराब होती है। इसलिए सिविल सेवक को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ऐसा कृत्य न करे जो समाज की नज़र में अशोभनीय हो, जैसे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या इस तरह कोई अनैतिक कार्य करना सार्वजनिक रूप से जो कि समाज के लिए अशोभनीय हो, जो कि अनुकरणीय ना हो। तो इन सब चीजों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। वो इस तरह के कार्य करता है जो अन्य लोगों के लिए, छात्रों के लिए, समाज के लिए अनुकरणीय बने। सिविल सेवक को ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो जनता के बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। भाई सिविल सेवक का नीति निर्माण करना, और उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बड़ी जनता के समूह प्रभावित करते हैं। या जी वो फील्ड में भी होता है जब, तब भी उसको ऐसे निर्णय लेने जान पड़ते हैं कि जनता के बड़े समूह को प्रभावित करते हैं, कि योजनाओं का लाभ कैसे किनको दिया जाए, या किस तरह की योजनाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। तो इस तरह से उसे बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जो जनता के बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। इसीलिए उसके ऊपर दबाव भी रहता है, अलग अलग वर्ग समूहों का, अलग अलग समूहों का, राजनीतिक समूहों का, उसके ऊपर दबाव भी रहता है कि सब अपने अपने हित में निर्णयों को लाना चाहते हैं, निर्णय बनवाना चाहते हैं, अपने अपने लाभ में, अपने अपने हित समूहों के लिए नीतियां बनवाना चाहते हैं हर कोई। तो इस तरह से आप देखेंगे, देखिए कोई विपरीत स्थिति किस तरह से सहायता करना, मदद बांटना लोगों की, वो सब देखिए। या ये प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, प्रेरणादायक व्यक्तित्व देखिए अब्दुल कलाम साहब का। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर कोई उससे प्रेरणा प्रदान करता है, हर कोई वैसा बनना चाहता है कलाम साहब जैसा। या किस तरह से निर्णय लेने पड़ते हैं,
वो देखिए कैसे कैसे कार्य करना पड़ता है सिविल सेवक को। नवोन्मेषण को बढ़ावा देना सिविल सेवक का दायित्व है। तो कोई भी इनोवेटिव आइडिया है उसके क्षेत्र में, उसकी जनता के बीच में जो कोई इनोवेटिव आइडिया ला रहा है तो उसको बढ़ावा दे, उसको सम्मान करे और प्रोत्साहित करे उसको। एक सिविल सेवक का दायित्व है। उसके मतलब किसी बच्चे ने जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी जगह पर, तहसील में किसी बच्चे ने कोई नई खोज की, नया आविष्कार किया, कुछ नया इनोवेशन किया, कोई नई युक्ति निकाली, कोई नई स्कीम के बारे में बताया, तो सिविल सेवक का दायित्व है उसको प्रोत्साहित करे, उसको सम्मानित करे और उसको आगे बढ़ाए ताकि उसको बच्चे को पहचान मिल सके। ऐसा आप देखेंगे। तो इस सिविल सेवक का दायित्व है नवोन्मेषण को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्य करना। नवोन्मेषण को बढ़ावा देना तथा और एक तो नवोन्मेषण ये हुआ, कोई व्यक्ति नई खोज कर रहा, नई रिसर्च कर रहा, कोई नई स्कीम ला के ला रहा, या नवोन्मेषण उसमें भी होता है कि आप जो समाज में या कई जगहों पर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, तो उन समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई आप नई युक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे कि पीडीएफ में आपने पढ़ा होगा, पीडीएफ स्कीम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? मोबाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। या कई जगह में, बहुत सारी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ कहीं कहीं पर ना अस्पतालों में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत आती है, या कूटेदारों के यहाँ भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत आती है, या कई बार वहाँ पर आप देखेंगे कि टिकट घरों में दलाली के लिए शिकायत आती है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? एक इनोवेटिव आइडिया है, इस तरह के नवोन्मेषण वाले आइडिया है कि इस तरह से भ्रष्टाचार को, समस्याओं को रोका जा सकता है। बहुत सारी जगह क्या होता है, सिविल सेवक को पहल का निर्णय लेते हैं कि समस्याएं आए, पता कि हर साल ऐसी समस्याएं आनी है, तो उससे पहले ही ऐसे निर्णय ले लिए जाए, पहलकारी उपाय कर लिए जाए। जैसे बारिश में क्या होते हैं, जल निकासी की समस्या आ जाती है, तो क्या करना चाहिए कि बारिश से पहले ही नालों की सफाई हो जानी चाहिए। ये सब पहलकारी कार्य है। या पुलों का निरीक्षण हो जाना चाहिए बारिश से पहले ही। अक्सर देखने में आता है कि बारिश के समय पुल टूट जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पुल टूट जाते हैं, तो बारिश से पहले ही नालों की सफाई हो जानी चाहिए और पुलों का निरीक्षण हो जाना चाहिए। इसी तरह सिविल सेवक का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नीति निर्माण में सरकार का सहयोग करना है। यह उसका महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए अपेक्षित है कि उसे व्यावहारिक अनुभव हो, उसमें फील्ड विजिट की हुई हो, पहले उसने फील्ड में देखा हुआ हो कैसे काम होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो इन सब समस्याओं का जब ज्ञान होगा तभी वह नीति निर्माण में सकारात्मक सहयोग कर पाएगा। तो ऐसा देखते हैं। तो ये सब देखिए हमने कि इस तरह के कार्य एक सिविल सेवक को, एक सिविल सेवा के अंदर ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे देखिए वही है कि नालों में सफाई या सीसीटीवी कैमरा लगाना भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो अभी हमने ये देखा कि सिविल सेवा में किस किस तरह से कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह के कार्य करने पड़ेंगे तो वरीयता के क्रम में उस तरह के मूल्यों का महत्व ज़्यादा होगा। एक लोक सेवक के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कमेटियां भी बनी थी, कुछ समितियां भी बनी थी, जिन्होंने बताए थे कि एक लोक सेवक के लिए इन मूल्यों का महत्व ज़्यादा है, कौन कौन से मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में एक कमेटी बनी थी, नोडल समिति, नोडल कमेटी। ये आप देखेंगे इसने क्या किया था कि कुछ मूल्य बताए थे कि एक लोक सेवक के लिए किन किन मूल्यों का महत्व ज्यादा है। भाई एक नागरिक के तौर पर तो मूल्य, बहुत सारे मूल्य हैं जिनका महत्व है, लेकिन जब व्यक्ति क्षेत्र विशेष में काम करता है तो कुछ मूल्यों पर ज्यादा फोकस करना होता है। एक नागरिक के तौर पर तो उसको मूल्य चाहिए ही, लेकिन जब क्षेत्र विशेष में व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको विशिष्ट तरह के मूल्यों का महत्व ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उन मूल्यों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो वही मूल्य बताए थे कि लोक सेवक के लिए किन किन मूल्यों का महत्व ज्यादा है। तो देखिए सत्यनिष्ठा, निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी, नेतृत्व, ये 7 मूल्य बताए थे नोडल कमेटी ने। तो ये मूल्य बड़े महत्वपूर्ण है एक लोक सेवक के अंदर, ये मूल्य होना चाहिए। मैं इनका जिक्र इसलिए कर दे रहा हूँ, कई बार ऐसा पढ़ेंगे या देखेंगे तो ऐसा नाम आप लिख सकते हैं कि इस कमेटी ने ऐसे ऐसे मूल्य बताए थे, उसलिए बाकी मूल्य वही है। आप देखिए हर जगह घूम फिर के वही मूल्य आएंगे, लेकिन कुछ कुछ कमेटियों का, समितियों का मूल्य आप एग्जाम में लिख सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो वही सब मूल्य देखिए आप किस तरह से, ईमानदारी देखिए, नेतृत्वशीलता देखिए, वस्तुनिष्ठता, किस तरह से ये सब देखेंगे। ये सब गुण महत्वपूर्ण है लोक सेवक के लिए। आगे देखते हैं। इसी तरह से भारत सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया था। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि ये कुछ कुछ मूल्य है जो कि एक लोक सेवक
के तौर पर व्यक्ति के पास होने चाहिए। इन मूल्यों का महत्व ज्यादा है लोक सेवा में, तो वो सब मूल्यों की यहाँ पर वही चर्चा की गई है। देखिए ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इन मूल्यों के बारे में बताया था, जैसे सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता व करुणा और समानुभूति। आप देखेंगे आपके सिलेबस में भी फिजिक्स का सिलेबस है, उसमें इन्हीं मूल्यों का ही जिक्र है, यही मूल्य उसमें सामने आए, ऐसा आप देखेंगे। ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग था, उसने ये सब मूल्य सुझाए थे। इस तरह के मूल्यों की जरूरत पड़ती है सिविल सेवा के दौरान। देखिए ये करुणा का मूल्य है, करुणा सहानुभूति का मदर टेरेसा है, किस तरह से गरीब को खाना खिला रही हैं, उनका हालचाल पूछ रही हैं। ये देखिए कोरोना के समय में बहुत बार ऐसा हुआ कि इस तरह से लोगों की मदद करनी पड़ी, तो वही सेवा का मूल्य आप देखेंगे। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, वो सब मूल्य जो देखेंगे आप, वही मूल्य से प्रदर्शित कर रहा है। ये मूल्य देखिए यही दिखा रहा है। तो ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने इस तरह के मूल्यों की सिफारिश की थी। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि मूल्य तो बहुत सारे चाहिए, कुछ मूल्यों की सिफारिश की गई है, तो पहले हम ये मूल्य देख लेते हैं जिन जिन मूल्यों की सिफारिश की गई है द्वितीय प्रशासनिक आयोग में। उसके अलावा भी हम मूल्य देखेंगे जो मुख्य मूल्य। मूल्य तो बहुत सारे हैं, ढेरों हजारों गिनती में, लेकिन जो मुख्य मूल्य है मानव जीवन में, उन सब मूल्यों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा देख लेते हैं कि क्या है ये और क्यों महत्वपूर्ण है। सत्यनिष्ठा जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है, इंटीग्रिटी। आप जब देखेंगे कि जो CR फॉर्म बोला जाता है, कैरेक्टर रिपोर्ट जो भरी जाती है, अब APAR के नाम से वो जानी जाती है, जब किसी लोक सेवक की या जो नौकरी में सरकारी नौकरी में व्यक्ति होता है उसकी CR भरी जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल्य यही होता है, इंटीग्रिटी। कि व्यक्ति की सत्यनिष्ठा में संदेह तो नहीं है, इंटीग्रिटी संदेह तो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्य है लोक सेवा में, इस मूल्य का महत्व बहुत अधिक है। तो ये देखना है कि अब सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है, व्यवहारिक तौर पर मतलब क्या है। व्यवहारिक तौर पे सत्यनिष्ठा का मतलब है कि व्यक्ति के मन वचन और कर्म में कोई असंगति ना हो, व्यक्ति जो चीज जानता हो, जो वही भाव उसके मन में हो, जो भावना हो वही उसके वचन से निकले, वही बोले। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहा हो सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मन में है वही उसके वचन में होना चाहिए, वही चीज बोले, और उसी के अनुसार व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, उसी के अनुसार व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। तो मन वचन और कर्म में जब सुसंगति होगी, आप देखेंगे कि मन वचन और कर्म में जब सुसंगति होगी तब माना जाएगा कि व्यक्ति क्या है, सत्यनिष्ठ है। मन वचन और कर्म में सुसंगति होनी चाहिए। आप देखेंगे महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा इसी चीज पे जोर दिया है कि व्यक्ति के मन वचन और कर्म में असंगति नहीं होनी चाहिए, कि व्यक्ति जो चीज मन में है वही चीज वो बोले और वही चीज उसके आचरण में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मन में कुछ और रखता है, बोलता कुछ और है और काम कुछ और ही करता है। तो अगर वैसा कर रहा है तो व्यक्ति क्या माना जाएगा, तब माना जाएगा कि व्यक्ति पाखंडी है, वो सत्यनिष्ठ नहीं है, व्यक्ति पाखंडी है। यही चीज आप देखेंगे कि सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि मन वचन और कर्म में असंगति नहीं होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति के मन में जो भाव हो वही उसके मुख से निकले और उसी के अनुसार उसका आचरण हो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में पाखंड नहीं होना चाहिए। समाज में बौद्धिक पाखंड की एक समस्या भी दिखाई पड़ती है बुद्धिमान लोगों में, कि बौद्धिक पाखंड का अर्थ है कि व्यक्ति अपने लिए भिन्न प्रतिमान रखता है तथा दूसरों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान भिन्न कर देता है, ये कहलाता है बौद्धिक पाखंड। तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो बौद्धिक पाखंडी नहीं होगा। जिन प्रतिमानों पर वो अपना मूल्यांकन करेगा उन्हीं प्रतिमानों पर ही वह दूसरों का मूल्यांकन भी करेगा। जो दूसरों के लिए प्रतिमान रखेगा वही प्रतिमान व्यक्ति अपने लिए भी रखेगा। तो दैनिक जीवन में देखेंगे, व्यवहारिक जीवन में एक लोक सेवक के लिए क्या महत्व है सत्यनिष्ठा का। लोक सेवक के लिए सत्यनिष्ठा का महत्व ये है कि ऐसा नहीं हो कि बातें तो बड़ी बड़ी करता हो लोक सेवक, लेकिन सच में वो ईमानदार ना हो। बातें ईमानदारी करे लेकिन सच में ईमानदार ना हो, या ऐसा ना हो कि वो बातें तो लोक सेवक के लिए करता है, जनता के लिए सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है, लेकिन उसके अंदर करुणा का भाव ना हो, उसके अंदर एक आभिजात्यवादी सामंतवादी भाव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सत्यनिष्ठा का लोक जीवन में या लोक सेवक के जीवन में यही महत्व है कि व्यक्ति अगर सच में, अगर वो बोल रहा है व्यक्ति कि वो लोगों को करुणा का भाव रखता है, सहानुभूति का भाव रखता है, जनता के प्रति समर्पण का भाव रखता है, ईमानदार है, तो वो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बोल तो रहा कि जनता के प्रति समर्पण का भाव है और मन से वो सामंतवादी हो,
ऐसा नहीं होना चाहिए, या मन से वो लोभी हो, भ्रष्टाचारी हो, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से इसका ये महत्व है कि जो उसके मन में है वही बोले, और उसी तरह का आचरण भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बातें बड़ी बड़ी करे वो, लेकिन आचरण पे अगर नहीं उतार रहा है तो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं माना जाएगा, एक अच्छा लोक सेवक नहीं माना जाएगा। कि सिर्फ भाषण दे रहा हो लेकिन वो अपने कर्म के स्तर पर उन चीजों को नहीं उतार रहा। अच्छा, चूंकि क्या मूल्य क्या है, मूल्य एक नैतिक प्रतिमान है। नैतिक प्रतिमान जिस क्षेत्र में बनाए जाएंगे उस हिसाब से उनका नाम पड़ जाएगा। तो इस तरह सत्यनिष्ठा भी क्या है, नैतिक प्रतिमान है कि मन वचन और कर्म में असंगति नहीं होनी चाहिए। तो ये जिस क्षेत्र में नापी जाएगी उसी क्षेत्र में नाम पड़ जाएगा। कि कलाकारों की सत्यनिष्ठा अलग होगी। कलाकारों की सत्यनिष्ठा दो तरह के देख सकते हैं। एक तो कलाकार बहुत सारे आप देखते होंगे कि जिन उत्पादों का प्रयोग नहीं करते उन उत्पादों के बारे में प्रचार करते हैं कि अच्छे हैं, तो वहां पर भी सत्यनिष्ठा में संदेह होता है। या कलाकार अपनी पूरी निष्ठा से अपना कार्य नहीं कर रहा है, कि मन में उसके अंदर विचार अलग है। कोई भी राइटर है, साहित्यकार है, कि मन में सामंतवादी भाव में और लिख रहा है वो समाजवादी विचार, तो वहां पर क्या होगा, देखेंगे निष्ठा का भाव है। किसी भय दबाव प्रलोभन में वो अपने जो उसके मन के विचार है, मूल व्यक्तित्व है, उससे अगर भिन्न चीजें लिख रहा, दिखा रहा, प्रदर्शित कर रहा, तो माना जाएगा कि कलाकार सत्यनिष्ठ नहीं है, वो साहित्यकार सत्यनिष्ठ नहीं है। इसी तरह अन्य चीजों में आप देखेंगे ये सत्यनिष्ठा दिखेगी। ब्रांड की सत्यनिष्ठा, कि जिस तरह का दावा कर रहा है कोई ब्रांड कि ये इस तरह का मेरा सामान है, जो वस्तु है इस स्तर की, उस स्तर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो सत्यनिष्ठ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रचार तो टीवी में कुछ और चीज का कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन सच में उसका जो उत्पाद है उसका स्तर अगर वैसा नहीं है तो माना जाएगा कि ब्रांड की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इस तरह से हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। अब सत्यनिष्ठा के अभाव के दैनिक जीवन में क्या उदाहरण मिलते हैं? भाई दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे तो सत्यनिष्ठा के अभाव के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि धर्म के नाम पर इतनी ठगी होती है, इतना यौन भ्रष्टाचार होता है, धर्म के नाम पर इतना पैसे की ठगी होती है, वो सब क्या है, एक तरह से सत्यनिष्ठा का अभाव देखेंगे। कि बाबा लोग बोलते कुछ और है, दिखावा और कुछ करते हैं, त्याग का, सहानुभूति का, करुणा का, ये धार्मिकता का इतना दिखावा करते हैं, नैतिकता का दिखावा करते हैं, तो वास्तव में वो क्या होते हैं, ठग होते हैं, तो पाखंडी होते हैं। तो वो एक उदाहरण है। या जब चुनाव आता है तो अलग अलग दल पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। तो बोल तो देते हैं, पहले बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। ये किस में आएगा? ये सत्यनिष्ठा का ये उदाहरण है। ये सत्यनिष्ठा का किस तरह पतन हुआ है, किस तरह का भाव हुआ है। या अधिकारियों मंत्रियों द्वारा अपनी शपथ का अनुसरण करना, जिस तरह से वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेके, ईश्वर की शपथ लेके ये वो कर रहा हूँ, मैं इस तरह से सत्यनिष्ठ रहूंगा, कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा, जनता के प्रति समर्पित रहूंगा, लेकिन बाद में आप देखते हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं लोग, घोटाले करते हैं। तो क्या दिखा रहा है? सत्यनिष्ठा का अभाव ही दिखा रहा है कि व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा का अभाव है। वो शपथ तो कुछ और चीज के ले रहा है, अब वास्तव में काम कुछ और ही कर रहा है। ऐसा आप देखेंगे दैनिक जीवन में। दूसरा जो मूल है वो क्या है? भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। इसका क्या मतलब है? भेदभाव रहित का मतलब है कि व्यक्ति को किसी दल या व्यक्ति या समुदाय से जुड़ाव नहीं महसूस करना चाहिए। कोई भी लोक सेवक है, कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी पर्टिकुलर दल, समुदाय या संगठन से जुड़ाव महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जब निर्णय दे, अपना डिसीजन दे, तो वो उनके जिसके प्रति वो निष्ठावान दिखा रहा है उसके प्रति न देखे, इस आधार पर दे कि इससे कितनी अधिकांश लोगों का भला होगा, जनता को इससे क्या भला होगा। क्योंकि कोई भी लोक सेवक संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, उसके लिए जवाबदेह है, और जनता के प्रति जवाबदेह है, लोक कल्याण के प्रति जवाबदेह है, ना कि किसी दल, पार्टी या संगठन के प्रति। इसलिए भेदभाव रहित और गैर तरफदारी यही है कि कोई भी लोक सेवक किसी दल, समूह या संगठन के प्रति निष्ठा न जाहिर करे, अपने निर्णय में उनके प्रति फेवर ना ले, पक्ष ना ले किसी दल, समूह या संगठन का। उसके बजाय वो निर्णय वैसे ले जो जनता के अधिकांश वर्ग के लिए लाभदायक हो, जो लोक कल्याण के लिए लाभदायक हो। वही लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति, दल या समुदाय का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। तो क्या रहता है? भेदभाव रहित या गैर तरफदारी। वही दिखाएगा न्याय के तराजू कि दोनों पल्ले, उसे किसी से मतलब नहीं है, किसी भी पल्ले से, दोनों पल्ले बराबर है न्याय की तराजू पर। निष्पक्षता, निष्पक्षता क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब भी आप एग्जाम में देखें, पढ़ें मूल या प्रश्न आए तो उसकी इंग्लिश जरूर पढ़ रहे हैं। कई बार हिंदी ट्रांसलेशन बड़ा कंफ्यूजन वाला दे देते हैं वहाँ पर, इसलिए आप साथ साथ इंग्लिश जरूर पढ़ लें, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी कि किस बारे में पूछा जा रहा है। निष्पक्षता
इसे ऑब्जेक्टिविटी है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसका मतलब है, इसको वस्तुनिष्ठता भी बहुत सारी जगह लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी को निष्पक्षता भी लिख देते हैं और कई स्थानों पर वस्तुनिष्ठता भी लिखा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी एग्जाम दें तो एग्जामिनेशन हॉल में ये जरूर देख लें पेपर में कि उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं कि आप धोखे में कुछ और चीज़ लिख दें, ऐसा संभव हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता। इसका मतलब है कि कोई भी लोक सेवक जब भी निर्णय ले तो निर्णय का आधार क्या होना चाहिए, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रतिमान होना चाहिए, कुछ निश्चित प्रतिमानों के आधार पर, कुछ वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रतिमानों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव आधार पर। जब वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय लेगा तो व्यक्ति कैसा होगा, निष्पक्ष होगा एकदम, और उसको जस्टिफाई भी करे, औचित्य भी दिखाए कि इस आधारों पर मैंने ये निर्णय लिया है। तो इसमें देख लीजिए, आप परिभाषा भी लिखी है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति को निर्णय लेते समय कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों का ही आधार बनाकर निर्णय लेना चाहिए तथा उसमें पूर्वाग्रह, पसंद एवं घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैयक्तिक पूर्वाग्रह क्या है, किस तरफ झुकाव है व्यक्ति का, किस विचारधारा, दल या संगठन के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। या व्यक्ति पसंद क्या है, नफरत तो नहीं करता किसी विशेष क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा से, ये सब चीजें लोग के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई लोक सेवक निर्णय ले तो कुछ निश्चित आधार पर निर्णय ले और वो उसमें ध्यान रखे। उस निश्चित आधारों में ध्यान रखा जाता है कि जनता को कितना लाभ होगा इन निर्णयों से। इन आधारों पर निर्णय ले, अपने सब्जेक्टिव आधार पर, विषयनिष्ठ आधार पर निर्णय न ले, बल्कि वस्तुनिष्ठ आधार पर निष्पक्ष होकर निर्णय ले। इसी तरह अगला मूल्य देख लेते हैं हम लोग, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। जो सार्वजनिक सेवा है, लोक सेवा है, उसके प्रति समर्पण वाली भावना होनी चाहिए। उसके प्रति आजीविका या नौकरी वाली भावना नहीं होनी चाहिए, समर्पण वाली भावना होना चाहिए। किस तरह से जनता का अधिक से अधिक हम लोग हित कर सकें, अधिक से अधिक जनता की सेवा कर सकें। ये उदाहरण क्या है, ये जो एक IAS अफसर थे अमस्टंगपा में, तो उन्हीं के बारे में दिखाया जा रहा है किस तरह से उन्होंने जनता का, ये मणिपुर में थे, आप देखेंगे तो संसाधन के अभाव में उन्होंने कैसे जन समर्थन के आधार पर, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। जन समर्थन का सहारा लेकर उन्होंने क्या हुआ, रोड का निर्माण कराया था एक। तो ये क्या दिखाता है, उनकी जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति सेवा भावना, समर्पण भावना दिखा रहा है। और उसी के तहत उन्होंने जन सहभागिता का सहयोग लिया, सहभागिता की भावना का, सहभागिता के मूल्य का प्रयोग किया और जनता को एक सड़क निर्माण या इस कार्यों में लगाया। और किस तरह सरकारी संसाधन का भी प्रयोग किया और जनता के संसाधन का उपयोग करके, श्रम का उपयोग करके किस तरह से उन्होंने यह कार्य किया था। ये बेहतरीन उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। तो वही दिखाया गया, देखिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी लाभ या स्वार्थ के आम जनता, विशेषकर वंचित वर्गों के प्रति सेवा, सहायता तथा प्रतिबद्धता का भाव रखता हो। लोक सेवक व्यक्ति यानी लोक सेवक अपने कार्य को आजीविका या धनार्जन का जरिया ना समझे। वंचित वर्गों की सहायता करने में उसे सुकून महसूस हो, उसे आत्मिक सुख मिले। वह समाज का अपने प्रति उत्तरदायित्व समझे कि मेरा जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है मेरी समाज के प्रति, मुझे ये काम करना है। वह समाज को हमेशा बेहतर बनाने की बात सोचे। फिर कहलाता है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है उसका। इस सहभागिता के उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता व करुणा, ये एक लोक सेवा का कार्य है। जो वंचित वर्ग हैं, जो वर्ग हाशिए पे चले गए हैं, मुख्य धारा से अलग हट गए हैं, और उसमें आता क्या, वंचित वर्गों में देखेंगे, कमजोर वर्गों में देखेंगे आप, सबसे पहले आएंगे जैसे दिव्यांग, इनको बोला जाता है, आप देखेंगे वैसे लोग। फिर आएंगे आदिवासी लोग, आप देखेंगे मुख्य धारा से जो कटे हुए हैं, या फिर आप देखेंगे SC के लोग, या आप देखेंगे महिला, इस तरह से, या जो आप देखेंगे बच्चे, अनाथ बच्चे, या इस तरह से जो देखेंगे यौनकर्मी महिलाएं हैं, वो सब आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से कट चुके हैं, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। तो कहलाए जाते हैं कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग, जिनके लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है ताकि इनको मुख्य धारा में फिर से जोड़ा जा सके। तो वैसे वर्गों के प्रति सहिष्णुता का भाव हो, करुणा का भाव हो, ये लोक सेवक के अंदर यह मूल्य होना चाहिए। इसका उद्देश्य लीजिए, सहिष्णुता का अर्थ है, सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का अर्थ है कि ऐसे मतलब अपने से भिन्न विचार वाले, मत वाले, या भिन्न समूह, जाति, न जातीयता वाले लोग हैं, वैसे लोग अगर हैं या वैसा विचार है,
उस तरह का विचार अगर हमारे सामने आ रहा है तो हमें उसको समझना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, और यदि ठीक लगे तो उस विचार को स्वीकार करना चाहिए। चाहे विचार हो चाहे वो लोग हों, तो उनके प्रति सामंजस्य बैठाना चाहिए। और यदि विचार है तो विचार को हम जाने समझे अवलोकन करें, और यदि वो विचार ठीक लगे, भले वो विपक्षी पक्ष से आया है, लेकिन अगर विचार ठीक लग रहा हो तो उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। तो वही लिखा हुआ कि सहिष्णुता का अर्थ है कि अपने से भिन्न कुछ भी हो सकता है, राय, आदत, धर्म, जाति, नस्ल, राष्ट्रीयता, लोगों की प्रकृति का भी सम्मान करना, उन्हें महत्व देना, और यदि उचित और औचित्यपूर्ण हो तो स्वीकार करना। अगर राय उनकी दी हुई उचित है, औचित्यपूर्ण है, लॉजिकल है, तो उसको स्वीकार करना, भले वो अपने से भिन्न व्यक्ति द्वारा, भिन्न समूह द्वारा दी गई हो। तो ये कहलाती है सहिष्णुता। करुणा क्या अर्थ है? करुणा का अर्थ है कि अपने से कमजोर प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली सहानुभूतिपूर्ण भावना, ये कहलाती है करुणा। अब दया और करुणा में हल्का सा फर्क है। दया किसी विशेष परिस्थिति में विशेष प्राणी के प्रति होती है, क्योंकि करुणा क्या एक सार्वजनिक मूल्य है, उसके लिए किसी विशेष परिस्थिति या विशेष प्राणी का होना आवश्यक नहीं है। करुणा एक सामूहिक मूल्य है, सार्वजनिक मूल्य है। ये आपको सभी प्राणियों के प्रति या सभी पक्षियों के प्रति, सभी पशुओं के प्रति करुणा है, सभी गरीबों के प्रति आपको करुणा है। तो ये कैसा मूल्य है? ये एक स्थायी भाव है और एक सामुदायिक टाइप का भाव है। ये देखेंगे, ये फर्क है दया और करुणा में। यह अपेक्षाकृत स्थायी भाव है। दया क्या स्थायी नहीं, अस्थायी भाव है, वो किसी समय विशेष पर उत्पन्न होता है दया वाला भाव। जबकि करुणा क्या है? स्थायी वाला भाव है। समाज के कमजोर वर्गों को करुणा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह मुख्य धारा से विकास में विभिन्न कारणों से पीछे हो चुके हैं। हाथी में चले गए तो उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ना है, इसलिए करुणा की आवश्यकता पड़ती है। एक लोक सेवक के अंदर इन सब के प्रति करुणा होनी चाहिए। देखिए मदर टेरेसा के अंदर ये करुणा वाला भाव है, ये किस तरह से वो गरीबों को, अनाथों को किस तरह से खाना खिला रही है, वो वाला भाव। ये देखिए समानुभूति या समवेदना, एम्पैथी। सहानुभूति और समानुभूति में फर्क है। समानुभूति ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर जिस स्तर पर उसका दर्द है, वेदना है, आप उसी स्तर पर वेदना को महसूस करें, आप दर्द को महसूस करें, उसकी परिस्थिति को महसूस करते हैं, तो उसको बोला जाता है समवेदना या एम्पैथी। तो वही लिखा हुआ है, किसी दूसरे की वेदना, दर्द या भावना को ठीक उसी स्तर पर जाकर महसूस करना। ये सहानुभूति से अलग है। सहानुभूति में आप महसूस कर रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब उसी स्तर पर जाकर महसूस करते हैं तो सहानुभूति की वजह से बोला जाता है समानुभूति या समवेदना, एम्पैथी बोला जाता है। सिंपैथी और एम्पैथी में यही हल्का सा फर्क है। इसमें व्यक्ति की चेतना में स्व और पर का अंतर मिटने लगता है। स्व और पर का अंतर, सहानुभूति में स्व और पर का अंतर कि मैं ये हूँ और सामने वाला व्यक्ति अलग है, सामने वाला प्राणी अलग है, वो अंतर बना रहता है। लेकिन संवेदन में, समानुभूति में ये अंतर मिटने लगता है। व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि उसे कष्ट नहीं हो रहा बल्कि मुझे ही कष्ट हो रहा है। कई बार आप देखते होंगे फिल्म देखने जाते हैं, आप वो करते हैं, तो कई बार फिल्मों के जो किरदार होते हैं उनको दुख दर्द में देखकर आप स्वयं को उस किरदार से जोड़ लेते हैं, तो उसको दुख दर्द में देखकर स्वयं भी रो पड़ते हैं। तो ये उसी का एक उदाहरण है व्यवहारिक जीवन में। एक फिल्म में किरदारों को देखकर रो पड़ते हैं लोग, तो उसी के लिए, क्योंकि वहां पर उस कुछ समय के लिए स्व पर का अंतर खत्म हो जाता है, लोग स्वयं को किरदार से जोड़ के देखते हैं। ये देखिए, आप देखिए किस तरह से गौतम बुद्ध के अंदर करुणा, वेदना, उस सब का भाव था, तो उसी को दिखाया गया है। प्रतिबद्धता, एक प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट। तो एक लोक सेवक को किसके प्रति, किन मूल्यों के प्रति, किसके प्रति आकर प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इस पर ही बड़ी डिबेट चली है। लेकिन निष्कर्ष इसका यही निकाला गया है कि किसी लोक सेवक को प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक तो संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवैधानिक, और दूसरा लोक कल्याण के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता लोक सेवक को होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्तर में लोक सेवक की संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नीति निर्माण के समय वो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखे। हो सकता है लोक सेवक की राय भिन्न हो, दृष्टिकोण भिन्न हो, और नीति जो बनी हो वो भिन्न दृष्टिकोण की हो, लेकिन लोक सेवक को क्या करना चाहिए, जिस समय नीति बन रही हो उसी समय वो अपनी बात रखे। लेकिन एक बार अगर नीति बन जाती है, सरकार ने अगर नीति का निर्माण कर दिया, फिर उसको लोक सेवक को नीति के हिसाब से ही कार्य करना पड़ेगा, वैसे ही कार्य करना चाहिए, उसे प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। देखिए, वंचित वर्गों के प्रति, लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहा है।
किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं लोक सेवा, वही दिखाया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोक सेवक जब भी डिसीजन ले, निर्णय ले किसी बात पर, तो वो किसी धर्म विशेष का पक्ष ना ले, वो धर्म से अलग हटके अपने धर्म के दृष्टिकोण के देखे बिना वो सिर्फ कुछ आधारों पर, वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्णय लेगा। वो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, या धर्म के पक्ष का पूर्वाग्रह रख के अपने मन में किसी धर्म का पूर्वाग्रह लेकर कोई निर्णय नहीं लेगा। कोई भी लोक सेवक वो धर्म से अलग हटके सेकुलर होके धर्मनिरपेक्ष होकर निर्णय लेगा, अपने निर्णय देगा, उसी हिसाब से वो नीति निर्माण में सहभागी होगा। तो ये इसका अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा बगैर किसी धर्म का पक्ष लिए हुए निष्पक्ष भाव से निर्णय देना, किसी भी धर्म को अनुचित एवं अनावश्यक लाभ नहीं पहुंचाना। अनुचित एवं अनावश्यक लाभ किसी भी धर्म विशेष को लोक सेवक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश कैसा पंथ निरपेक्ष देश है। किसी विशेष पंथ के लोगों को, किसी विशेष धर्म के लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखा जाएगा, उसके प्रति कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा, विशेष फेवर नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में ही है। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये प्रस्तावना में ही ये चीज लिखी हुई है। अगला मूल देखते हैं, पारदर्शिता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब भी लोक सेवक कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय में पारदर्शिता रहे, स्पष्टता रहे, और जब भी पूछा जाए वो दिखा सके कि इन आधारों पर मैंने ये निर्णय लिए थे। तो वो पारदर्शिता विद्यमान होनी चाहिए कि जनता जब भी पूछे, लोक सेवक बता सके कि इन इन आधारों पर मैंने ये निर्णय लिया था, ये कार्य किया था, ये इसका लॉजिक है, ये इसका औचित्य है। आप देख रहे होंगे कि जब से RTI आई है तो ये चीज बढ़ गई है। पहले गोपनीयता का ज्यादा महत्व था, अब ब्रिटिश शासन में देखेंगे, ब्रिटिश सरकार में गोपनीयता का महत्व अधिक था, लेकिन जैसे ही RTI आप देखेंगे आई है तो ये पारदर्शिता का मूल्य बहुत बढ़ गया, बहुत महत्व आ गया। ऐसा आप पाएंगे पारदर्शिता किसी भी सरकारी विभाग में देखेंगे ज्यादा आ गई है। अगला मूल्य क्या है? अगला मूल्य है दक्षता, यानी एफिशिएंसी। इसका अर्थ है कि कोई भी लोक सेवक, कोई भी व्यक्ति पूरी कुशलता, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, अपने कार्य को पूरी कुशलता और परिश्रम से अंजाम देगा। निष्पादन उसका पूरी कुशलता और पूरी क्षमता से होना चाहिए। मितव्ययिता, इसका अर्थ है कि किसी कार्य को निष्पादित करना है तो उसके लिए कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए, कम से कम संसाधनों में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर निष्पादन दिया जाना चाहिए, वो कहलाता है मितव्ययिता। अगला मूल्य क्या है? समता। समता का मतलब है कि किसी लोक सेवक की नज़र में सारे लोग समान हैं, समान भाव से उसको देखना चाहिए। जब भी वो निर्णय ले तो बिना किसी अनुचित भेदभाव से निर्णय ले, सबको समान रूप से देखे, चाहे वो धर्म, भाषा, लिंग, जाति, नजादीता, क्षेत्र कुछ भी हो, इन सबको दरकिनार करते हुए वो सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को समान भाव से देखेगा। यह है समता। ये आपके संविधान में भी आपका मौलिक अधिकार भी है। अब देखेंगे, सहभागिता का अर्थ है कि जो लोक सेवक हैं, जो लोग उसके कर्मचारी हैं, वो टीम मेंबर की तरह काम करेंगे, टीम भावना के साथ काम करेंगे और उसमें सबकी सहभागिता होगी। चाहे आप देखें जो भी काम कर रहा है तो उसमें काम का बंटवारा होगा और सारे व्यक्ति पूरे मनोयोग से अपने काम को अंजाम देंगे और सहभागिता से कोई भी कार्य बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जैसा कि एक उदाहरण हमने आमस्टांगपा में, जिन्होंने मणिपुर में सड़क बनवाई है, तो सहभागिता का एक बेहतर उदाहरण है। इस तरह से जनता से सहयोग लेकर, जनता की सहभागिता से उन्होंने ये असंभव कार्य कर दिखाया। एक बड़ा सटीक उदाहरण, बड़ा ही बेहतर उदाहरण है इस मामले में। देखेंगे आप उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी लेना, पूरी मेहनत लगन और कुशलता से उसे पूरा करने का प्रयास करना, और यदि कार्य असफल हो जाए तो असफलता की जिम्मेदारी भी लेना। एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित समय में, एक समय सीमा में कार्य करने की जिम्मेदारी लेना और पूरी लगन मेहनत से अपनी टीम के साथ उस कार्य को करना, और यदि बाई चांस असफल हो जाता है तो असफलता की जिम्मेदारी भी आगे बढ़कर ली जानी चाहिए। तो ये कहलाता है उत्तरदायित्व। अगला हम देख लेते हैं मूल्य, वो है सहिष्णुता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के विरोधी विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। सहिष्णुता का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के जो हमसे विरोधी हैं, हमसे अलग हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनके विचारों को भी सुनना और समझना चाहिए, और यदि उचित लगे तो उनको अपनाया भी जाना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साथ में। मानवता एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत सारी चीजें समझते हैं। बस मोटा सा इसका मतलब ये समझ लीजिए इस रूप में, मानवता ये है कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना,
और सभी प्राणियों के विकास और बेहतर जीवन की सोच रखना, उनके लिए वैसा प्रयास करना कि सभी प्राणियों का जीवन बेहतर हो सके, सभी प्राणी विकास की ओर अग्रसर हो सके। इस तरह की सोच रखना, इस तरह का दृष्टिकोण रखना, ये कहलाता है मानवता। तो देखिए जैसे किस तरह के हिरण के बच्चे को खिला पा रहा है ये व्यक्ति, तो मानवता को ये दिखा सकता है, तो दिखा रहा है कैसे उसका प्राणियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, दया और सहानुभूति वाला दृष्टिकोण है। ये आप देखेंगे। देखते न्याय एक बड़ा महत्वपूर्ण मूल है और लोक शासन में ये बड़ा इसकी महत्व भी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि किसी कमजोर या वंचित व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करना, वो कहलाता न्याय। न्याय का यही था कि जिसको उसका अधिकार न मिल रहा हो, जो वंचित हो, उसको उसका अधिकार प्रदान करना। अच्छा, न्याय भी कई प्रकार का होता है, आप अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे या आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे कि आर्थिक न्याय के कई रूप हैं। कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया। ये दूसरा एक न्याय होता है जो आप अदालतों में देखते हैं, वो अलग तरह का न्याय है। इसके अलावा भी न्याय की जरूरत पड़ती है समाज में, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और आप प्रस्तावना पढ़ेंगे भारतीय संविधान की, उसमें भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हो रही है कि किस तरह से जो कमजोर हो गए हैं, लोग वंचित हो गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए जो कि सदियों से लोग वंचित हैं, तो उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, तो कहलाता है न्याय। तो न्याय के कई रूप हैं, यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये आप देखेंगे। सेवा भावना, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि अपने अधिकारों और संसाधनों का प्रयोग उन वर्गों पर खर्च करना, उन वर्गों के लिए करना जो कि जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो कि कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है। अर्थात का मतलब है कि समावेशन करना, सशक्तिकरण पर ध्यान देना वंचित वर्गों की, जो लोग हाशिए पे चले गए हैं, मुख्यधारा से कट गए हैं, उन लोगों के लिए कार्य करना, वो कहलाता है सेवा भावना। एक उदाहरण देखिए, अप्रतिम उदाहरण है सेवा भावना की, किस तरह से उनके अंदर एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है अब्दुल कलाम। आप देखेंगे कैसे इनके अंदर विनम्रता का गुण, त्याग का गुण, करुणा का गुण या समानता की भावना, ये सब भावना, ये सब मूल्य कैसे इनके अंदर विद्यमान थे, और इसीलिए इतने प्रेरणादायी व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो अभी तक हमने मोटे तौर पर चर्चा कर ली जो मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में जो हमने 6-7 मूल्य देखे थे, वो क्या आपकी सिविल सर्विस के सिलेबस में है, तो उनको डिस्कस किया था हमने, उन पर चर्चा की थी। उसके अलावा ये सब मूल जो हमने पढ़े, ये हालांकि आपकी पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण मूल है। इसकी अक्सर आवश्यकता पड़ती है जब भी आप उत्तर लिखेंगे परीक्षा में, तो इन सब मूल्यों की चर्चा करनी पड़ती है, इन सब मूल्यों को लिखना पड़ता है, इसलिए इन सबको डिस्कस करना, इनकी चर्चा करनी आवश्यक रहती है। आज हमने पढ़ा कि मूल्य क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके ना होने पर समाज में क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, सिविल सेवा में किस तरह के मूल्यों की जरूरत है, कैसे मूल्यों की जरूरत है, किन किन कमेटियों ने क्या क्या मूल्यों के बारे में सुझाव दिया, किन मूल्यों पर फोकस किया, और उन मूल्यों पर हमने चर्चा की। और उसके अलावा भी सिविल सेवा के लिए जो मूल्य दिखाए गए हैं उनकी चर्चा की, और उनके अलावा भी एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर किस तरह के मूल्यों की आवश्यकता होती है उस पर भी चर्चा की। क्योंकि कोई भी लोक सेवक आखिर में है तो एक नागरिक ही, एक व्यक्ति है, तो जो मूल्य अपने अंदर लेके जाएगा उसी तरह की कार्य संस्कृति का विस्तार करेगा अपने यहाँ। तो इस सब चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के दिन हम अपना टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। नए वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।